गैरेथ की कर्कश और संदिग्ध आवाज ने गुफा को भर दिया, जिससे सभी को मैथ्यू को देखने के लिए प्रेरित किया गया। मैथ्यू ने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखते हुए उसकी ओर रुख किया। मुझे प्रकृति से एक फोन आया, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। गैरेथ एक पल के लिए चुप रहा, उसकी टकटकी माप रही थी। गुफा के अंदर एक जगह है। हमने लोगों के लिए वहां ऐसा करने के लिए एक खंड खोदा। नहीं, यह ठीक है। मैं इसे बाहर करने में अधिक सहज हूं। मैथ्यू ने प्रवेश द्वार की ओर अस्पष्ट रूप से इशारा किया। मुझे नहीं लगता कि इस गुफा में कोई नलसाजी प्रणाली है। बहाना कमजोर था, लेकिन काफी प्रशंसनीय था। गोपनीयता एक उचित अनुरोध था। गैरेथ ने एक और पल इंतजार किया, उसका पुराना चेहरा अपठनीय था। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। ज्यादा देर मत करो। यह बाहर खतरनाक है। मैं नहीं करूंगा। मैथ्यू गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया, पूरे रास्ते गैरेथ की आंखों को अपनी पीठ पर महसूस किया। वह सेलिन को भी देख सकता था, उसकी अभिव्यक्ति उत्सुक थी लेकिन चिंतित नहीं थी। डेरेक और अन्य लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, खुद को गर्म करने और यात्रा से उबरने पर भी ध्यान केंद्रित किया। मैथ्यू ने क्रूर ठंड में कदम रखा और निर्दयी ठंडी हवा ने उसे तुरंत मारा, जिससे उसकी सांसें चुरा लीं। गुफा की सापेक्ष गर्मी के अंदर कुछ घंटों के बाद भी तापमान में गिरावट चौंकाने वाली थी। बर्फ गिरती रही, मोटी और अथक, दृश्यता कम हो गई। मैथ्यू प्रवेश द्वार से दूर चला गया, इतना दूर कि वह सीधी दृष्टि से बाहर हो जाएगा, लेकिन इतनी दूर नहीं कि वह वापस अपना रास्ता खो दे। उसकी सांसें ठंड के घने बादलों में निकली। उसकी उंगलियां पहले से ही फिर से सुन्न हो रही थीं। लेकिन उसे आसपास के क्षेत्र को देखने की जरूरत थी। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया, पटरियों, आंदोलन के संकेत, अन्य बचे लोगों के सबूत की तलाश की। गैरेथ ने दावा किया कि रात में वापस आ जाएंगे। उसने पैरों के निशान की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि बर्फ ने सभी निशानों को ढक लिया होगा, यह देखते हुए कि यह कितना भारी गिर रहा था। अकेले हवा ही मिनटों में किसी भी प्रिंट को मिटा देगी। क्षेत्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद मैथ्यू ने कुछ भी अजीब नहीं देखा जब तक कि वह आंशिक रूप से बर्फ में दबी हुई कुछ हड्डियों पर ठोकर नहीं खाई। पहले तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्षेत्र के आसपास हड्डियों का पता लगाना पूरी तरह से सामान्य था। यह जानवरों से भरी जगह थी। एक बार जब बचे हुए लोग मांस के साथ समाप्त हो जाते हैं और उन्हें जो चाहिए था उसे निकाल लेते हैं, तो वे आसपास की हड्डियों को त्याग देते थे। शायद हथियार निर्माण के अलावा उनके पास बहुत अधिक उपयोग नहीं था, लेकिन अगर कोई लोहार मौजूद नहीं था, तो यह समझ में आता था कि वे उन्हें स्टोर करने के बजाय उन्हें बाहर क्यों फेंक देंगे। मैथ्यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना सर्वेक्षण तब तक जारी रखा जब तक कि वह और हड्डियों पर ठोकर नहीं खा लेता। ये बड़े थे और एक व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया, एक विशेष टुकड़े से बर्फ को दूर कर रहा था। क्या यह एक मानव खोपड़ी? खोज ने उसे अपने ट्रैक पर रोक दिया, वह चिंतित था। उसी क्षेत्र के आसपास मानव हड्डियों को खोजने का मतलब था कि जो हड्डियां उसे पहले मिली थीं, वे जानवरों की बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। वे सभी मानव अवशेष हो सकते हैं। ठंड के बावजूद मैथ्यू की हृदय गति बढ़ गई, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने जल्दी से आसपास के क्षेत्र की खोज की, बर्फ के माध्यम से सावधानी से आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें अधिक सबूतों के लिए स्कैन कर रही थीं। उसे और भी हड्डियां मिलीं, उनमें से बहुत सारे पसलियों, फीमर और कशेरुकाओं में अभी भी जमे हुए मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। दूसरों को पूरी तरह से साफ चुना गया था और करीब से देखने पर, अनुपात और संरचना की तुलना करते हुए, वे स्पष्ट रूप से मानव थे। यह क्या है? क्या मैं मानव कब्रिस्तान में हूं? मैथ्यू के चेहरे पर एक भौहें बन गईं। यह परेशान करने से अधिक था, यह भयावह था। या तो गैरेथ और अन्य लोग इस क्षेत्र को छिपे हुए क्षेत्र में मरने वाले मनुष्यों के लिए कब्रिस्तान के रूप में उपयोग कर रहे थे, जो समझ में आता है कि जमी हुई जमीन में उचित कब्रें खोदना लगभग असंभव होगा। या कुछ और भयावह हो रहा था जिससे मैथ्यू का समूह पूरी तरह से बेखबर था। मैथ्यू सीधा हो गया, उसकी आंखें गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस जा रही थीं,
जो गिरती बर्फ के माध्यम से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग गुफा के अंदर लोहे की गंध पर वापस चला गया। गैरेथ ने बिना धुले कपड़ों के लिए दुर्गंध का कारण बताया था। आग के पास महिला की खोखली आंखें। घायल आदमी जिसने एक शब्द भी नहीं बोला था। तथ्य यह है कि गैरेथ गुफा से इतनी दूर था, माना जाता है कि शिकार कर रहा था, लेकिन जब वे दिखाई दिए तो तुरंत उनसे संपर्क किया था। तथ्य यह है कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 9 नए जागरूकों को अपने आश्रय में वापस आमंत्रित किया था। मैथ्यू के लिए ये चीजें नहीं जुड़ी। अगर वह गैरेथ के जूते में होता तो वह सिर्फ जागृति को अपने आधार पर आमंत्रित नहीं करता। सबसे पहले उनका लक्ष्य अज्ञात था, वे आधार के लिए खतरा हो सकते हैं। दूसरे, वे संसाधनों को दूसरों के साथ क्यों साझा करेंगे? मैथ्यू का हाथ मन को इकट्ठा करने के लिए सहज रूप से आगे बढ़ा। इस बार उन्होंने जल तत्व का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने आग पर ध्यान केंद्रित किया, 4 तत्व आत्मीयता को प्रसारित किया जो उनकी कॉपी की गई कक्षा के साथ आया था। उसकी हथेली में गर्मी खिल गई, बस उसकी हड्डियों में रिसने वाली क्रूर ठंड से निपटने के लिए एक लौ बनाने के लिए पर्याप्त थी। कौशल ने सुचारू रूप से प्रतिक्रिया दी। इस बात का प्रमाण है कि एलिमेंटल मैज वर्क के साथ उनकी दक्षता बढ़ रही थी। लेकिन छोटे से आराम ने उसके पेट में जमने वाले भय को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। मैथ्यू ने खुद को धीरे धीरे सांस लेने के लिए मजबूर किया ताकि घबराहट को शांत किया जा सके जो उसके गले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 2 विकल्प थे। पहला जाना था और वापस नहीं आना था। गुफा से, गैरेथ से, जो कुछ भी अंदर इंतजार कर रहा था, उससे दूर चले जाओ और जमी हुई बंजर भूमि में अपने दम पर हमला करो। लेकिन यह अपने आप में अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा था। बिना किसी स्थायी वर्ग के छिपे हुए क्षेत्र में अकेले होने के नाते, जब उसका 24 घंटे का टाइमर समाप्त हो गया, तब से क्षमताओं की नकल करने वाला कोई भी व्यक्ति आत्मघाती होगा। उसे अपने साथ किसी की जरूरत थी। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति था, तो एक और जागृति होने से उसके जीवित रहने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई। दूसरा विकल्प वापस जाना और गुफा में प्रवेश करना था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। दिखावा करें कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, स्वाभाविक कार्य करें और आगे की जांच करें। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि गैरेथ अपने व्यवहार में कुछ भी अलग न देखे। उसे संदेह नहीं होगा कि मैथ्यू ने अपने आश्रय के बाहर हड्डियों के कब्रिस्तान की खोज की थी। जबकि वह अपने सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, हर वृत्ति ने उसे सतर्क रहने के लिए चिल्लाया। हड्डियां, गंध, लापता बचे लोग जो कथित तौर पर रात में लौट रहे थे। कुछ समय सोचने के बाद, एक दूसरे के खिलाफ विकल्पों को तौलते हुए, मैथ्यू ने वापस जाने का फैसला किया। अकेले जाने का मतलब था जोखिम या जानवरों से निश्चित मौत। रहने से उसे एक मौका मिला, हालांकि पतला, यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा था और संभावित रूप से अपने समूह के कम से कम कुछ को बचा सकता है। और गैरेथ ने जो कुछ भी योजना बनाई थी, उसके सफल होने से पहले उन्हें बाहर निकाल दें। मैथ्यू ने माना को अपनी हथेली में तितर बितर कर दिया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस चलने लगा। उसके कदम बर्फ के बीच से टकरा रहे थे। उसने अपनी अभिव्यक्ति को कुछ तटस्थ, थका हुआ, ठंडा करने के लिए मजबूर किया। बस कोई व्यक्ति जो दयनीय परिस्थितियों में खुद को राहत देने से लौट रहा है। जैसे ही गिरती बर्फ के माध्यम से गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया, मैथ्यू ने अपने आचरण का पूर्वाभ्यास किया। वह वापस गुफा में चला गया, सापेक्ष गर्मी ने उसे तुरंत मार दिया। गैरेथ प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, लगभग जैसे कि वह इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी आंखें मैथ्यू पर बंद हो गईं। आपको काफी समय लगा। गैरेथ ने बोलते समय पलक नहीं झपकाई, नवागंतुक पर उसकी निगाहें। मैथ्यू ने कंधे उचकाए, अपनी बाहों को रगड़ते हुए जैसे कि उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहे हों। वहां ठंड है। बर्फ पर जल्दबाजी और फिसलना नहीं चाहता था। गैरेथ ने एक और पल के लिए उसका अध्ययन किया, फिर धीरे से सिर हिलाया। आग पर वापस जाओ। आपको आज रात के लिए अपनी ताकत की आवश्यकता होगी। मैथ्यू उसके पास से चला गया, उन आंखों को महसूस करते हुए जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती हैं, और सेलिन के पास अपने स्थान पर लौट आए। उसने उसकी ओर देखा,
उसकी अभिव्यक्ति पर सवाल उठ रहा था। वह आग के पास वापस बस गया, उसका दिमाग संभावनाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, रात होने पर जो आ रहा था उससे बचने के तरीकों के माध्यम से दौड़ रहा था। सूरज डूबने लगा, बाहर घूमता आकाश धीरे धीरे हल्के नीले से बैंगनी और काले रंग के गहरे रंगों में काला हो गया। फिर भी मैथ्यू किसी को भी यह बताने में सक्षम नहीं था कि उसने क्या पाया था। जब से उसने गुफा में प्रवेश किया था, गैरेथ की निगाहें उस पर थीं, सतर्क थे, जैसे कि एक शिकारी संभावित शिकार पर नजर रख रहा हो। इससे मैथ्यू को बाहर की हड्डियों के बारे में और भी अधिक संदेह हुआ। क्या वे किसी नरभक्षी का पीछा करते हुए उसकी मांद तक जा सकते थे? विचार करने के लिए भयानक था, लेकिन यह फिट बैठता है। जब रात आती है कि बार बार उल्लेख ने भी उसे संदिग्ध बना दिया। गैरेथ ने इसे कई बार कहा था, हमेशा उसी अशुभ स्वर के साथ। और सूरज डूबने के साथ मैथ्यू के पास दूसरों को चेतावनी देने या जो कुछ भी आ रहा था उसके लिए तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे किसी के साथ संवाद करने की जरूरत थी। सेलिन उसका सबसे अच्छा विकल्प था। उसने सबसे अधिक जागरूकता, स्वतंत्र विचार के लिए सबसे अधिक क्षमता दिखाई थी। लेकिन गैरेथ के देखने के साथ निजी बातचीत का कोई भी स्पष्ट प्रयास संदेह पैदा करेगा। इसलिए मैथ्यू ने उसके करीब आने के साधन के रूप में ठंड का उपयोग करने का फैसला किया। वह जो कहने जा रहा था उसके बारे में शर्मिंदा महसूस करने के बावजूद, यह जीवन और मृत्यु थी। जीवित रहने में कोई शर्म नहीं थी। अरे, मैथ्यू ने कहा, उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि हर कोई सुन सके, जो परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से आने वाली असुविधा का अनुमान लगाता है। मुझे वास्तव में ठंड लग रही है। क्या हम एक साथ करीब आ सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को गर्म करने के लिए अपने शरीर की गर्मी का उपयोग कर सकें? एक संक्षिप्त क्षण के लिए हवा में सन्नाटा छा गया, जिसने मैथ्यू के लिए चीजों को और अधिक अजीब बना दिया। जॉन ने एक भौं उठाई, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। एलारा ने मैथ्यू को बमुश्किल प्रच्छन्न घृणा के साथ देखा, जैसे कि वह एक विकृत व्यक्ति था जो ठंड को एक कमजोर बहाने के रूप में उपयोग कर रहा था जो वह वास्तव में चाहता था। यहां तक कि डेरेक के समूह ने भी देखा, उनके भाव मनोरंजक से लेकर निर्णयात्मक तक थे। हालांकि सेलिन न्याय करने में उतनी जल्दी नहीं थी। उसने एक संक्षिप्त क्षण के लिए चुपचाप मैथ्यू की ओर देखा, उसकी आंखें उसके चेहरे की खोज कर रही थीं। उसने वहां जो कुछ भी देखा वह उसे संतुष्ट करने वाला लग रहा था। उसने उसे करीब आने का इशारा किया। मुझे भी ठंड लग रही है, चलो करते हैं। मैथ्यू तुरंत आगे बढ़े, उनके बीच की दूरी को तब तक बंद कर दिया जब तक कि वे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बैठ गए। शरीर की गर्मी वास्तव में स्वागत योग्य थी, जो उसकी हड्डियों में बस गई कुछ लगातार ठंड को काटती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब इतना करीब था कि अगर वह सही समय पर होता है तो उसे बिना सुने फुसफुसाता था। गैरेथ की आंखें अभी भी उन पर थीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी। जाहिर है, गर्मी के लिए भीड़ में दो लोग हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त संदिग्ध नहीं थे। मैथ्यू ने इंतजार किया, कुछ मिनट बीतने दिए, गैरेथ का ध्यान कहीं और जाने दिया क्योंकि आदमी ने आग के पास घायल बचे लोगों की जांच की। फिर अपनी आवाज को एक सांस से ऊपर रखते हुए मैथ्यू सेलिन की ओर थोड़ा झुक गया। बाहर मानव हड्डियां हर जगह। वह फुसफुसाया, उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। सेलिन का शरीर उसके बगल में कठोर हो गया, लेकिन उसके श्रेय के लिए उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपनी आंखें आग पर रखीं, उसका चेहरा तटस्थ था। एक पल के बाद वह वापस फुसफुसाई, उसकी आवाज उससे भी शांत थी। राशि कई। सेलिन ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें आग पर टिकी रहीं। शुक्र है, वह अपनी भावनाओं को छिपाने में अच्छी थी। कुछ समय बीत जाने के बाद वह अचानक उठ खड़ी हुई। मुझे शौचालय की जरूरत है। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं जहां आपने यह किया था? मैथ्यू ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जरूर। इससे पहले कि वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ पाते, गैरेथ की आवाज गुफा से होकर गुजर गई। बाहर अंधेरा हो रहा है। आपको बस गुफा के अंदर वाले का उपयोग करना चाहिए। यह अब वहां बहुत अधिक खतरनाक है। सेलिन ने उसका सामना किया,
उसकी अभिव्यक्ति शांत और उचित थी। मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आए। हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह पास में है, इसलिए यह बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। गैरेथ ने बहस नहीं की, लेकिन उनकी चुप्पी भारी थी, अस्वीकृति से भरी हुई थी। इस तरह आप खुद को मार लेते हैं। डेरेक का समूह उससे सहमत लग रहा था। मार्कस ने जोर से सिर हिलाया। सेलेन, मुझे लगता है कि आपको कम से कम आज रात के लिए रुकना चाहिए। बस इसके साथ सहन करें। कोई भी अंदर नहीं देखेगा। मैथ्यू ने बेवकूफों को अंदर ही अंदर शाप दिया। वे चीजों को कठिन बना रहे थे, ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनके पास जीवित रहने की शून्य प्रवृत्ति थी, जैसे कि वे इस जगह में व्याप्त गलत को महसूस नहीं कर सकते थे। यह ठीक है, चिंता मत करो। मैं वास्तव में जल्दी हो जाऊंगा, सेलीन मुस्कुराई, अभिव्यक्ति उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, उसे वापस मोड़ने और बाहर निकलने की ओर अपना रास्ता बनाने से पहले। मैथ्यू ने तुरंत पीछा किया। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता बनाया, मैथ्यू गैरेथ की आंखों को उनकी पीठ पर स्थिर महसूस कर सकता था, जो उन्हें परेशान करने वाली तीव्रता के साथ जल रहा था। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, मैथ्यू ने गुफा के प्रवेश द्वार से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि गैरेथ गुफा के अंधेरे में गहराई तक चल रहा है। बाहर ठंड ने उन्हें एक शारीरिक झटके की तरह मारा, अब इससे भी बदतर जब सूरज डूब गया था। तापमान और भी गिर गया था। मैथ्यू ने तुरंत सेलीन का हाथ पकड़ लिया और उसे उस क्षेत्र की ओर ले गया जहां उसे हड्डियां मिली थीं, जितनी जल्दी विश्वासघाती बर्फ अनुमति देगी। हवा उनके चारों ओर गरजती थी और दृश्यता मुश्किल से 10 मीटर थी। उसे तेज होने की जरूरत थी। स्थान पर पहुंचकर सेलीन ने घुटने टेक दिए और बर्फ से उभरी हुई हड्डियों में से एक को पकड़ लिया। उसने इसे अपने हाथों में पलट दिया, लुप्त होती रोशनी के बावजूद इसकी बारीकी से जांच की। यह एक इंसान का अवशेष है। आप सही कह रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाना चाहिए? मैथ्यू चारों ओर देखता रहा, आंदोलन के लिए, जानवरों के लिए, गैरेथ के लिए उनका पीछा करता रहा। मुझे लगता है कि वह पहले से ही संदिग्ध है। जब से मैं गया और फिर से प्रवेश किया, उसकी आंखें मुझसे चिपकी हुई थीं। मैंने देखा कि सेलीन खड़ी थी, अपने घुटनों से बर्फ ब्रश कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वे कहां से आए थे, गुफा के प्रवेश द्वार की ओर, जो बर्फीले तूफान के माध्यम से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हम वापस नहीं जा सकते। हमें अभी के लिए दूसरी जगह खोजने की जरूरत है। उसकी आवाज स्थिर, नियंत्रित थी, लेकिन मैथ्यू इसके नीचे के डर को सुन सकता था। जहां तक दूसरों की बात है, हमें उन्हें कुछ समय के लिए वहीं छोड़ना होगा। कोई कारण होना चाहिए कि उसने अभी तक अभिनय नहीं किया है। या तो वह एक विशिष्ट स्थिति के संतुष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, या वह बस इतना मजबूत नहीं है कि हम सभी को एक ही बार में ले सके। मैथ्यू ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन क्या होगा अगर ये अवशेष केवल मृत जागृति करने वालों के हैं, जो अपने प्रवास के दौरान मर गए थे? शवों को वे जमी हुई जमीन में नहीं दफन कर सकते थे? सेलीन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह संभव है, लेकिन यह बहुत आशावादी है। इन हड्डियों को देखो, इन पर कोई मांस नहीं है। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से साफ है। उसने उनके चारों ओर बिखरे हुए अवशेषों की ओर इशारा किया। इसका मतलब है कि कुछ ने उन्हें साफ कर दिया, चाहे वह जानवर हो या। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। तुम्हारा मतलब है? मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि पूरा निहितार्थ उस पर पड़ा। हाँ। सेलीन की आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर आ गई, मानो डर हो कि कुछ सुन सकता है। वह एक नरभक्षी हो सकता है, या तो इस छिपे हुए क्षेत्र का एक मानव मूल निवासी जिसने जागृति का शिकार करना और उनका प्रतिरूपण करना सीखा है, या वह वास्तव में हम में से एक है लेकिन उसने इसका सहारा लिया है। यह जीवित रहने के लिए। वह रुक गई, उसकी सांसें हिलते बादलों में निकल रही थीं। या वह जीवित रहने के लिए बलिदान में कुछ दे रहा है? सुरक्षा के बदले में खिलाना। हवा जोर से चिल्लाई, मानो उसके शब्दों को विराम दे रही हो।
किसी भी तरह से सेलिन ने जारी रखा, उसका हाथ अपने कर्मचारियों के चारों ओर कस रहा था। हमें इस जगह को छोड़ने की जरूरत है अब। मैथ्यू का हाथ मन को इकट्ठा करने के लिए सहज रूप से चला गया। अग्नि तत्व उसकी ठंडी उंगलियों को गर्म करने के लिए प्रतिक्रिया कर रहा था। हम कहाँ जाए? हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, कोई आपूर्ति नहीं। सुबह होने से पहले तापमान हमें मार डालेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन उस गुफा में रहना एक अच्छा विचार नहीं है। कम से कम यहां से हमारे पास एक मौका है। गुफा की दिशा से एक आवाज गूंज उठी। सेलिन की आंखें तुरंत मैथ्यू से मिलीं और उस पल में वे दोनों समझ गए, उन्हें दौड़ने की जरूरत थी। हाँ, हाँ, हाँ। भारी सांस ने रात की हवा को फाड़ दिया क्योंकि उनके पैर उनके नीचे बर्फ के माध्यम से क्रंच कर रहे थे। क्रंच, क्रंच, क्रंच। क्या वह हमारा पीछा कर रहा है? मैथ्यू ने अपने कंधे पर अंधेरे में वापस देखते हुए कठोरता से फुसफुसाया। बर्फीला तूफान तेज हो गया था, जिससे उनके पीछे कुछ मीटर से अधिक देखना लगभग असंभव हो गया था। सेलिन ने अपना सिर हिलाया, उसकी अपनी सांसें तेज हो गईं। मैं किसी को नहीं देखता। वे कब्रिस्तान से बहुत दूर भाग गए थे, उनके पैर परिश्रम से जल रहे थे, उनके फेफड़े ठंडी हवा को निगलने से दर्द कर रहे थे। किसी तरह, चमत्कारिक रूप से, वे पकड़े बिना भागने में कामयाब रहे। लेकिन मैथ्यू जानता था कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे सुरक्षित हैं। बस इतना कि उन्होंने खुद के लिए समय खरीदा था। तो अब हम क्या करें? मैथ्यू ने पूछा, चलने के लिए धीमा हो गया क्योंकि उसकी सहनशक्ति विफल होने लगी। उसकी आंखों ने अपने आसपास की किसी भी चीज को स्कैन किया जो जीवित रहने के लिए उपयोगी हो सकती है। दुर्भाग्य से, दृश्य कुछ भी स्वागत योग्य नहीं था, कोई आशा नहीं थी। सेलिन रुक गई, एक गहरी सांस ले रही थी जो ठंड के घने बादल के रूप में निकली। ठंड तेज हो रही है। हमें कुछ समय के लिए छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी और आग जलानी होगी। अगर हम नहीं करते हैं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसे इसकी आवश्यकता थी। आश्रय और गर्मी के बिना वे घंटों के भीतर मर जाएंगे। मैथ्यू ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। चलो चलते रहो। उन्होंने एक हताश खोज शुरू की, अज्ञात परिदृश्य के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, एक गुफा, एक ओवरहैंग, कुछ भी जो क्रूर ठंड के खिलाफ आश्रय के रूप में काम कर सकता था। क्रंच, क्रंच, क्रंच। वहां, सेलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथ्यू ने उसके इशारे का पालन किया और एक चट्टानी आउटक्रॉपिंग को देखा, जो इसके आधार में एक छोटे से अवसाद की तरह दिखता था। काफी गुफा नहीं है, लेकिन यह हवा से कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कुछ नहीं से बेहतर था। वे इसकी ओर तेजी से बढ़े, उनकी ऊर्जा का अंतिम भंडार उन्हें आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि वे प्रवेश कर पाते, एक छोटा जानवर अवसाद से निकला, उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। यह एक कुत्ते से बड़ा नहीं था, सफेद फर के साथ जो बर्फ के साथ लगभग पूरी तरह से मिश्रित था। नुकीले दांत नंगे थे क्योंकि यह घुसपैठियों को अपनी आश्रय की धमकी दे रहा था। मैथ्यू और सेलिन ने संकोच नहीं किया। उनके हाथ एक साथ चले गए, मन को इकट्ठा कर रहे थे। तेजी से उत्तराधिकार में पानी के गोले बने, दोनों दिशाओं से प्राणी की ओर लॉन्च हुए। हमलों ने छोटे जानवर को घेर लिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसे अभिभूत कर दिया। यदि पानी किसी प्राकृतिक स्रोत से होता, तो यह इस तापमान में तुरंत ठोस जम जाता, लेकिन मन से उत्पन्न होता है, इसने अपने तरल रूप और बल को बरकरार रखा है। जानवर एक बार चिल्लाया, फिर ढह गया, उसका छोटा शरीर स्थिर हो गया। आपने लेवल 5 हिप्सी को मार डाला है। तुमने 10 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने सेलिन की ओर देखा, जो पहले से ही लाश की ओर बढ़ रही थी। बिना बोले वे दोनों समझ गए कि क्या करने की जरूरत है। उन्होंने जल्दी से मृत शरीर को उथली गुफा में खींच लिया, उसे जगह बनाने के लिए प्रवेश द्वार से दूर खींच लिया। अवसाद छोटा था, मुश्किल से इतना बड़ा था कि 2 लोग आराम से बैठ सकें, लेकिन इसने हवा के सबसे खराब हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। इसने अकेले इसे उजागर होने से असीम रूप से बेहतर बना दिया।
सेलिन ने हिप्सी के शरीर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, एक छोटा चाकू निकाला जो वह ले जा रही थी। इसकी पीठ पर फर, हम इसे तराश सकते हैं। अपने लिए किसी तरह का आवरण बनाएं। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे मदद मिलेगी। सेलिन ने फर काटते हुए समझाया। मैथ्यू ने सिर हिलाया, प्रवेश द्वार को देखते हुए, जबकि सेलिन ने काम करना शुरू कर दिया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे, उसका शरीर अब थोड़ा कांप रहा था कि उनके भागने से एड्रेनालाइन फीका पड़ रहा था। अब उसकी 85 जिंदगियां हो चुकी हैं। हमें अभी भी आग की जरूरत है, मैथ्यू ने चुपचाप कहा। फर मदद करेगा, लेकिन गर्मी के बिना। मुझे पता है। सेलिन के चाकू ने काम किया, जिससे खाल को शव से अलग किया गया। लेकिन हम क्या जला सकते हैं? यहां कोई लकड़ी नहीं है, कोई ईंधन नहीं। मैथ्यू ने हिप्सी के शरीर को देखा, फिर सेलिन को। उनकी आंखें मिलीं और समझ उनके बीच चली गई। मांस, हड्डियां, शरीर ही। यह विचित्र था, लेकिन यह अस्तित्व था। जब आप पेल्ट के साथ समाप्त कर लेते हैं, मैथ्यू ने धीरे से कहा, हम जो बचा है उसे जलाने की कोशिश कर सकते हैं। वसा पकड़नी चाहिए। यह सुखद नहीं होगा, लेकिन यह हमें जीवित रखेगा। सेलिन ने समाप्त किया। उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। चलो यह करते हैं। मैथ्यू ने सिर हिलाया और खुद को प्रवेश द्वार के पास तैनात किया, जबकि सेलिन काम कर रही थी। हवा बाहर गरजती थी, अपने साथ बिना तैयारी के पकड़े गए किसी भी व्यक्ति के लिए मौत का वादा ले जाती थी। उनके पीछे, उस गुफा में जहां अन्य लोग अभी भी आश्रय ले रहे थे, मैथ्यू को आश्चर्य हुआ कि क्या डेरेक और बाकी लोगों को अभी तक खतरे का एहसास हो गया है, या अगर उनके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब आग जलने का समय आया, तो सेलिन ने सामग्री को सावधानी से स्थापित किया। मैथ्यू ने देखा कि कैसे वह अभी भी इस तथ्य को छिपा रही थी कि वह शुरू में जो दावा किया था, उससे परे अन्य तत्वों का उपयोग कर सकती थी। लेकिन उसने इस समय परवाह नहीं की। अपनी पूरी ताकत को छिपाने वाले जागृति की तुलना में चिंतित होने के लिए अधिक दबाव वाले मामले थे। प्राणी के जलते हुए शरीर के पास बैठे दोनों जागरण करने वाले आरामदायक मौन में रहे। गंध अप्रिय, तीखी और गलत थी, लेकिन गर्मी कीमती थी। इसने घातक ठंड को दूर रखा, उनके शरीर को पूरी तरह से बंद होने से बचाया। बाहर की हवा लगातार गरजती रही। बर्फ मोटे पर्दों में उतर गई। रात उनके चारों ओर गहरी हो गई, शत्रुतापूर्ण और अक्षमय। मैथ्यू ने पहली घड़ी देखी, उसकी आंखें गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, उसका शरीर सेलिन और किसी भी संभावित खतरे के बीच स्थित था। पीड़ादायक सुस्ती में घंटे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जब उसकी घड़ी समाप्त हो गई, तो सेलिन ने बिना किसी शिकायत के कार्यभार संभाला और मैथ्यू ने खुद को एक असहज नींद में बहने दिया, यह जानते हुए कि आराम जीवित रहने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि गर्मी। दिन का उजाला धीरे धीरे उभरा, घूमता हुआ आकाश काले से हल्के नीले रंग में बदल गया, जो इस शापित क्षेत्र में एक नए दिन का संकेत देता है। उसने रात के दौरान खुद को प्रवेश द्वार के पास तैनात किया था, और सौभाग्य से कोई जानवर नहीं आया था। छोटा अवसाद अनदेखा रह गया था। अरे, सेलेन! उठो, यह समय है, मैथ्यू धीरे से फुसफुसाया, जहां वह गुफा की दीवार के खिलाफ कर्ल किया था, हिप्पी के फर की खाल में लिपटे हुए थे। वे अपने प्रवास के दौरान घड़ी के समय को विभाजित करते थे, हर कुछ घंटों में बारी बारी से। अब उन दोनों के लिए बाहर निकलने, एक बेहतर जगह की तलाश करने, अपने अगले कदम का पता लगाने का समय आ गया था। वे रात फिर से होने पर बाहर पकड़े जाने से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलने के लिए सहमत हो गए थे। दिन के उजाले ने दृश्यता, थोड़ा गर्म तापमान और संसाधन खोजने की संभावना प्रदान की। हम्मा! सुप्रभात! सेलिन की नींद भरी आवाज छोटी गुफा में गूंज उठी। वह हलचल मचाई, बाहर से फिल्टर की जाने वाली मंद रोशनी के खिलाफ पलक झपकाती है। सेलिन धीरे से बैठ गई, फर के माध्यम से अपनी बाहों को रगड़ रही थी। आपकी घड़ी के दौरान कोई गतिविधि? कुछ नहीं, मैथ्यू ने उत्तर दिया। यह शांत था। यह लगभग बदतर है, शांत का मतलब है कि हम नहीं जानते कि खतरे कहाँ हैं, सेलिन बड़बड़ाया। मैथ्यू ने सिर हिलाया। वह सही थी।
ऐसी जगह में मौन शांतिपूर्ण नहीं था, यह अशुभ था। हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी आग लगभग बुझ चुकी है। हम यहां नहीं रह सकते। सेलीन खड़ी हो गई, अपनी कठोर मांसपेशियों को फैलाते हुए, और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। उसने परिदृश्य को स्कैन करते हुए सावधानी से बाहर देखा। हम भी कहा जाए। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, दिशा की कोई समझ नहीं है। हम सभी जानते हैं, हम हल्कों में चल सकते हैं। गैरेथ की गुफा से दूर, मैथ्यू ने दृढ़ता से कहा। यही एकमात्र दिशा है जो अभी मायने रखती है। हम अपने और वह जो कुछ भी है के बीच जितना संभव हो उतना अंतर रखते हैं। सेलीन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। दूसरों के बारे में क्या? डेरिक, जॉन, एलारा। वे अभी भी वही हैं। मैथ्यू का जबड़ा कड़ा हो गया। अगर वे अभी भी जीवित हैं। सेलीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का अपराधबोध स्पष्ट रूप से लिखा गया था। मैथ्यू थोड़ा नरम हो गया। अगर कोई मौका है, अगर हमें मदद मिलती है या यह पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी सबसे अच्छी चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं वह है जीवित रहना। अगर हम मर गए हैं तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। सेलीन ने एक अस्थिर सांस ली, फिर सिर हिलाया। तुम सही हो, चलो चलते हैं। वे जमी हुई सुबह में बाहर निकले, उस छोटे आश्रय को पीछे छोड़ दिए जिसने उन्हें रात भर जीवित रखा था, और अज्ञात में चलना शुरू कर दिया। हम कुछ समय से चल रहे हैं। हमारे आसपास कुछ भी क्यों नहीं है? मैथ्यू ने पूछा। उसकी आवाज लगभग ठंडी हवा से निकल गई थी जिसने उसे हर कदम के साथ पीछे धकेलने की कोशिश की थी। सेलीन ने अपनी आंखें मूंद लीं, उन्हें चुभने वाली बर्फ के कणों को ले जाने वाली कठोर हवा से बचाते हुए बेहतर दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश की। निश्चित नहीं है, लेकिन अगर यह जारी रहता है तो हमें बस वापस लौटना चाहिए। हम हमेशा के लिए लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं सकते। मैथ्यू ने सिर हिलाया और वे आगे बढ़ते रहे, उनके कदम गहरी बर्फ के माध्यम से क्रंच कर रहे थे। अपने ट्रेक में 30 मिनट बाद मैथ्यू के पैर ने बर्फ के नीचे कुछ ठोस पकड़ लिया और वह लगभग लड़खड़ा गया, अपना संतुलन पकड़ने से पहले आगे की ओर ठोकर खा गया। उसने नीचे देखा कि एक आर्कटिक भालू का आधा दफन शरीर था, उसका मोटा सफेद फर बर्फ से भरा हुआ था। प्राणी मृत प्रतीत होता है, जगह में जमे हुए थे, इसका विशाल रूप आंशिक रूप से बहाव से छिपा हुआ था। अरे, इसकी जांच करें। सेलीन ने मैथ्यू का सामना किया, फिर उसकी आंखें यह देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह एक मरा हुआ भालू है। यह काफी बड़ा भी दिखता है। वह करीब चली गई, इसकी जांच करने के लिए घुटने टेक दिए। चलो फर की कटाई करते हैं। हम इससे उचित कपड़े बना सकते हैं, जो अब हमारे पास है, उससे बेहतर है। उन्होंने अपनी सुन्न उंगलियों के बावजूद तेजी से काम किया, सेलीन के चाकू का उपयोग करके जमे हुए शव से खाल को सावधानीपूर्वक अलग किया। फर मोटा, घना था, जिसे प्रकृति द्वारा इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया था। एक बार जब उन्होंने पर्याप्त सामग्री को उकेरा था, तो उन्होंने कच्चे लेकिन कार्यात्मक आवरण बनाए, फर को अपने कंधों और धड़ के चारों ओर लपेटकर इसे चमड़े की पट्टियों से सुरक्षित किया। भालू के फर ने अपने पिछले कपड़ों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से हवा को अवरुद्ध कर दिया। खत्म होने के बाद सेलीन और मैथ्यू ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार अधिक सावधानी से। मृत भालू के शरीर का मतलब था कि इस क्षेत्र में शिकारी सक्रिय थे। प्राणी बस ठंड से नहीं मर गया होगा, यह एक जानवर था जो पैदा हुआ था और इन तापमानों के अनुकूल था। किसी ने उसे मार डाला था। कुछ ही समय बाद उन्होंने जारी रखा, बर्बर आवाजें उन तक पहुंची। दहाड़! मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया, सेलीन को रुकने का संकेत दिया। वे सावधानी से शोर के स्रोत की ओर बढ़े, कम रखते हुए, कवर के लिए इलाके का उपयोग करते हुए। उन्होंने जो पाया उसने उन दोनों को जम दिया। दो विशाल जानवर युद्ध में बंद हो गए। एक और आर्कटिक भालू था, जो उन्हें मिले मृत भालू से भी बड़ा था, उसके पंजे खंजर की लंबाई के बराबर थे। दूसरा एक ऐसा प्राणी था जिसे मैथ्यू ने पहले कभी नहीं देखा था, कुछ भेड़िए जैसा लेकिन बहुत बड़ा, जिसकी रीढ़ और कंधों से कवच की तरह बर्फ के टुकड़े निकल रहे थे।
दोनों जानवर भयानक क्रूरता से लड़े। भालू के पंजे भेड़िया प्राणी की खाल को फाड़ देते थे, जिससे ठंडी हवा में भाप से खून बह रहा था। भेड़िए ने जबड़े से जवाबी कार्रवाई की जो हड्डी को कुचल सकते थे। उसके दांत भालू के कंधे में खरीद रहे थे। ये जीव, वे हमें आसानी से मार देंगे, मैथ्यू ने कच्ची शक्ति के प्रदर्शन को देखते हुए बुदबुदाया। इनमें से कोई भी जानवर बिना पसीना बहाए उनका वध कर सकता था। सेलीन ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें कभी लड़ाई नहीं छोड़ी। यह खतरनाक है, लेकिन यह एक अवसर भी है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर गिर गई। चलो सही समय तक प्रतीक्षा करें, फिर हड़ताल करें। जब वे दोनों थक जाते हैं। मैथ्यू ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। यह मुठभेड़ एक सुनहरी थाली में परोसी गई थी। बड़े पैमाने पर अनुभव प्राप्त करने का मौका और पूरी ताकत से किसी भी प्राणी का सामना किए बिना रहता है। वे तीसरे पक्ष होंगे। जब तक कि दोनों लड़ाके कमजोर नहीं हो जाते, तब तक इंतजार करते थे, फिर पुरस्कार प्राप्त करते थे। वे एक स्नोड्रिफ्ट के पीछे की स्थिति में बस गए। जैसे ही वे देख रहे थे, हड़ताल करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह सही क्षण आया जब जानवरों में से एक मरने वाला था। सेलीन और मैथ्यू दोनों ने हमला किया। सेलीन की आंखें जानवर की खाल पर खूनी घाव के साथ घूमती थीं। अब उन्होंने मौत के कगार पर मौजूद कमजोर जानवर को निशाना बनाते हुए दूर से ही अपने हमले शुरू किए। मरते हुए जानवर को पूरी ताकत से मारने से पहले उनके हमले हवा में तैर गए। विलाप, हमलों की बौछार ने जानवर की चीख को बाहर निकाला, जो पीड़ा और निराशा से भरा था। उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में यह मर चुका था। आर्कटिक भालू उग्र हो गया। वह उस जानवर से लड़ रहा था जिसने घंटों तक अपने रिश्तेदारों को मार डाला था। चुनौती को दूर करने के लिए पसीना, खून और आंसू बहा रहा था, और अंत में उसकी हत्या चोरी हो गई। आपने स्तर 8 आर्कटिक वुल्फर को मार डाला है। तुमने 20 जीवन प्राप्त किए हैं। आप स्तर 4 पर पहुंच गए हैं। हत्या के पंजीकृत होने पर मैथ्यू की आंखों में अधिसूचना चमक उठी। उसने हत्या से अविश्वसनीय संख्या में जीवन प्राप्त किया था, जिससे इस स्थान पर उसकी जीवित रहने की क्षमता में बड़े अंतर से वृद्धि हुई थी। इससे पहले कि वह उपलब्धि का जश्न मना पाता, एक जोरदार गर्जना ने क्षेत्र को भर दिया। दहाड़! मैथ्यू, यह आ रहा है। सेलीन की जल्दबाजी की आवाज उसके कानों में घुस गई, जिससे उसके तेज दिल की आवाज दब गई। मैथ्यू ने एक और पानी का हमला करने और उस जानवर पर फेंकने से पहले एक त्वरित घूंट लिया जो हत्या के इरादे से उन दोनों की ओर हमला कर रहा था। छप छप! दोनों हमले उतरे। इससे पहले कि यह अपना चार्ज जारी रखा, एक पल के लिए इसे धीमा कर दिया। पीछे हटो, हमें दूरी बनाने की जरूरत है। मैथ्यू ने जैसा बताया था वैसा ही किया और तुरंत और अधिक दूरी बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसने आने वाले जानवर को मारने के लिए और अधिक मंत्र बनाए। सेलीन ने भी ऐसा ही किया, पीछे हटकर बिना देर किए आने वाले जानवर की ओर अपना मंत्र भेजा। चार्जिंग जानवर को धीमा करने या मारने के उनके प्रयासों के बावजूद, आर्कटिक भालू अभी भी दूरी को बंद करने में सक्षम था। हड़ताली सीमा के भीतर, जानवर ने अपने अंग को फैलाया, सेलीन के चेहरे को बंद करने के लिए तैयार था। भालू का ध्यान भटकाने के लिए जल्दबाजी में पानी की धारा फेंकने से पहले मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। व्याकुलता क्षणिक थी, लेकिन इसने सेलीन को उस हमले से बचने में बड़े पैमाने पर मदद की जिसने उसे तुरंत मार डाला। धन्यवाद, सेलीन ने सांस छोड़ी क्योंकि उसने कई फीट पीछे छलांग लगाई। मैथ्यू को मुश्किल से अपने बयान को स्वीकार करने का मौका मिला। भालू ने अब अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाया। उसकी आंखें उस पर क्रोध से धधक रही थीं जिसने हस्तक्षेप किया था। मल! मैथ्यू ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जानवर ने विस्फोटक गति से चारों तरफ से उसकी ओर हमला किया। उसकी घायल अवस्था अपने क्रोध में भूल गई। कुछ ही सेकंड में जानवर सीधे मैथ्यू के सामने था। उसका विशाल शरीर बाकी सब कुछ अवरुद्ध कर रहा था। समय धीमा लग रहा था क्योंकि उसके पंजे एक हत्या चाप में फैले हुए थे। मैथ्यू ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर गहरी बर्फ में फंस गया, जिससे वह लड़खड़ा गया। नहीं! मैथ्यू! सेलीन की चिल्लाहट हताश थी,
उसके हमले जानवर का ध्यान भटकाने के लिए एक पल देर से शुरू हुए। सेलिन ने अब अपनी कक्षा का पूरी क्षमता से उपयोग करते हुए अपनी शक्ति को वापस नहीं रखा। कई मौलिक मंत्र भेजना, जानवर की ओर फेंकना। मैथ्यू के पास यह देखने का समय नहीं था कि सेलिन क्या कर रही थी, वह केवल अपने सामने का जानवर और उसके आने वाले पंजे देख सकता था। उसने अपने शरीर और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सिर के सामने अपनी बाहों को पार करके क्षति को कम करने की कोशिश की। बम! उसकी छाती पर दर्द फूट पड़ा क्योंकि पंजे उसके भालू के फर के आवरण और कागज की तरह हल्के कवच को फाड़ रहे थे, जिससे उसके धड़ पर गहरी खांचे निकल गए थे। उसी समय आर्कटिक भालू ने उन हमलों के खिलाफ बचाव किया जो सेलिन ने अपने अंगों को चकमा देकर और प्राकृतिक ढाल के रूप में उपयोग करके उसकी ओर भेजे थे। झटके के बल ने मैथ्यू को पीछे की ओर उड़ते हुए भेज दिया। उसका शरीर कई मीटर दूर बर्फ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सफेद परिदृश्य में खून का छिड़काव हुआ, प्राचीन सफेद रंग के खिलाफ लाल रंग का। हाम्फना! मैथ्यू के गले से एक गीला चोक फट गया। उसके मुंह से खून एक धारा में निकल रहा था जो अंतहीन लग रहा था। धात्विक स्वाद ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। उसकी छाती फटी हुई थी, कटे हुए मांस के माध्यम से पसलियां दिखाई दे रही थी। उस समय सेलिन को एहसास हुआ कि मैथ्यू बर्बाद हो गया है। मैथ्यू की आंखों में रोशनी कम होने लगी। उसकी दृष्टि सुरंग के रूप में सदमे ने उसे अपने गलीचे के नीचे खींचने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके पास 2 पुनरुत्थान शेष थे। यह मौत उनकी आखिरी मौत नहीं होगी। फिर भी वह इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उसे झटका। मैथ्यू ने खून से भरे फेफड़ों के माध्यम से बोलने के लिए संघर्ष किया। अपनी लुप्त होती ताकत के आखिरी साथ उसने खुद को आगे बढ़ाया, आर्कटिक भालू के फर को पकड़ लिया और उसे सख्त पकड़ लिया। अगर वह मर रहा होता तो वह जानवर को अपने साथ नीचे ले जाता। वह सेलिन को वह उद्घाटन देगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। सेलिन की आंखें घटनास्थल पर सदमे में चौड़ी हो गईं। मैथ्यू स्पष्ट रूप से मर रहा था, खुद को उस प्राणी पर फेंक रहा था जिसने उसे अभी अभी बेदखल कर दिया था। लेकिन वह तुरंत समझ गई कि वह क्या कर रहा है। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का गठन किया, पहले की तुलना में अधिक मन को प्रसारित किया। आग उसकी उंगलियों पर जमा हो गई, संकुचित और अस्थिर। उसने उन्हें आर्कटिक भालू की ओर उड़ते हुए भेजा जिसे मैथ्यू पकड़ रहा था। भालू ने मैथ्यू को अपने शरीर से फेंकने की सख्त कोशिश की, घुमाया और पीट दिया, लेकिन मैथ्यू ने खुद को वहां रखा था जहां प्राणी का लचीलापन सीमित था। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन यह काफी देर तक बनी रही। यही नहीं, यही नहीं। 2 आग के गोले मैथ्यू और भालू दोनों पर उतरे, जिससे वे आग की लपटों और विस्फोटक बल में घिर गए। अरे! मैथ्यू चिल्लाया क्योंकि आग ने उसके मरते हुए शरीर के बचे हुए हिस्से को भस्म कर दिया। दहाड़! भालू की धौंकनी भी उतनी ही पीड़ा में थी। उसका पहले से ही घायल शरीर सेलिन के हताश हमले का पूरा खामियाजा भुगत रहा था। मैथ्यू को लगा कि उसकी पकड़ विफल हो गई है। उसका शरीर भालू से दूर गिर गया, बर्फ से टकराया और उसके गिरने को तोड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। तुम मर गए हो। आपने 30 लोगों की जान गंवाई है। दुनिया पलक झपकाती है, फिर अस्तित्व में वापस आ गया। सेलिन के लिए मैथ्यू का शरीर एक बार फिर से प्रकट होने से पहले कणों में बदल गया, बिना किसी चोट के। मैथ्यू हांफने लगा, उसका शरीर फिर से पूरा हो गया, घाव चले गए। वह बर्फ में लेटा हुआ था, जहां उसकी मौत हो गई थी। सौभाग्य से आग की लपटों में घिरा हुआ भालू उस स्थान से कुछ ही मीटर की दूरी पर था जहां उसकी मृत्यु हुई थी। पुनरुत्थान ने उसे तत्काल खतरे से सुरक्षित दूरी पर रखा। उसकी छाती गर्म हो गई क्योंकि उसने ठंडी हवा को निगल लिया। उसकी मृत्यु का प्रेत दर्द अभी भी उसके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से गूंज रहा था, भले ही चोटें गायब हो गई थीं। उसके आगे आर्कटिक भालू अभी भी जीवित था, लेकिन मुश्किल से। यह लड़खड़ा गया, उसका फर झुलस गया और धुआं निकल गया। सेलिन के हमलों ने इसकी पहले से ही कमजोर अवस्था को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया। सेलिन 20 मीटर दूर खड़ी थी, उसके हाथ पहले से ही अधिक मन इकट्ठा कर रहे थे, इसे खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। भालू ने उसकी ओर एक ठोकर खाता कदम उठाया।
फिर दूसरा। उसकी आंखें नफरत से जल उठीं, मरने से इनकार कर दिया, अपने हत्यारों को भागने से इनकार कर दिया। लेकिन मैथ्यू ने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। उसके पैर कांपने लगे, उसका पूरा शरीर गलत महसूस कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन उसने इसके माध्यम से धक्का दिया। उसने हाथ मिलाते हुए मन को इकट्ठा किया और जानवर की ओर फेंकते हुए पानी का एक और गोला भेजा। सेलिन का आग का गोला उसी क्षण लॉन्च हुआ। दोनों हमले एक साथ भालू से टकराए, एक हिंसक प्रतिक्रिया में पानी और आग की बैठक। भाप बाहर की ओर फट गई, तापमान के अंतर ने एक शॉकवेव पैदा किया जिससे विशाल जीव पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका पहले से ही जला हुआ और घायल शरीर संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था। भालू के पैर थोड़े झुक गए, जिससे उन्हें वह उद्घाटन मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। फिर से सेलिन चिल्लाई, यह सवाल नहीं करते हुए कि मैथ्यू कैसे जीवित था, पूरी तरह से लड़ाई खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने चौंका देने वाले जानवर पर जादू के बाद जादू किया। बैराज अथक था, उनमें से किसी ने भी प्राणी को ठीक होने या एक और चार्ज करने का मौका नहीं दिया। भालू ने एक आखिरी बार दहाड़ लगाई, दर्द और अवज्ञा से भरी आवाज, इससे पहले कि उसके पैर पूरी तरह से बाहर निकल गए। यह बर्फ में गिर गया, इसका विशाल शरीर एक भारी धमाके के साथ जमीन से टकरा रहा था जो पहाड़ को ही हिला रहा था। फिर यह शांत हो गया। आपने स्तर 9 आर्कटिक भालू को मार डाला है। तुमने 35 जीवन प्राप्त किए हैं। आप स्तर 5 पर पहुंच गए हैं। अधिसूचना मैथ्यू की दृष्टि में चमक उठी। उसने मौत से 30 खो दिए थे, लेकिन हत्या से उससे अधिक वापस प्राप्त किया। एक बार जब उन्होंने सूचनाएं देखीं, तो मैथ्यू ने माना को प्रसारित करना बंद कर दिया। उसके पैर बाहर निकल गए और वह बर्फ में जोर से बैठ गया, जोर से सांस ले रहा था। उसके शरीर के फिर से पूरे होने के बावजूद प्रत्येक सांस में दर्द हो रहा था। वह मानसिक रूप से थका हुआ था। मारे जाने के ऊपर जिंदा जलाए जाने की अनुभूति को महसूस करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे आप बस हिला सकते थे। वापस खड़े होने और लड़ते रहने के लिए उसकी सारी मानसिक ऊर्जा लग गई थी। सेलिन धीरे धीरे उसकी ओर चली, उसकी अभिव्यक्ति सदमे, चिंता और कुछ और का मिश्रण थी। भ्रम, शायद विस्मय। शांत स्वर में वह फुसफुसाई, मैथ्यू, कैसे? आप अभी भी कैसे जीवित हैं? मैथ्यू ने उसकी ओर देखा, अभी भी उसकी सांस पकड़ रहा था। वह इसे उसकी आंखों में देख सकता था, उसने उसे मरते हुए देखा था। उसकी छाती को फटते हुए देखा, उसे गिरते हुए देखा, उसकी आंखों से प्रकाश को देखा। और उसने पुनरुत्थान को देखा था, उसे पूरी तरह से दिखाई दिया था और सांस ले रहा था जहां कुछ क्षण पहले केवल एक लाश थी। उनके समूह में किसी के पास 30 जीवन नहीं थे। वे शुरू से ही एक साथ थे, प्रशिक्षण मैदान और पूर्वी वुडलैंड्स में एक ही जानवर का शिकार किया था। वह जानती थी कि हर किसी के पास कितने जीवन होने चाहिए। तथ्य यह है कि मैथ्यू वापस आ गया था, इसका मतलब था कि उसके पास 30 से अधिक थे। मैं ठीक हूं, मैथ्यू ने अंत में कहा, उसकी आवाज कर्कश थी। सेलिन उसके बगल में बर्फ में घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखें उसके चेहरे को खोज रही थीं। मैथ्यू, तुम मर गए। मैंने तुम्हें मरते देखा। उस भालू ने उस हिट के साथ 30 लोगों की जान ले ली। मुझे पता है। मैंने उस पहले की मौत के साथ अपना अधिकांश जीवन खो दिया। सौभाग्य से, जब मैंने हड्डियों की खोज की तो मैं अपने शौचालय के ब्रेक के दौरान कुछ हासिल करने में सक्षम था। अन्यथा, मैं अब तक मर चुका होता। मैथ्यू ने कहा कि उनकी थकावट के बावजूद झूठ आसानी से आया। उसे विचलित करने की जरूरत थी, उसे एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए जो उसके लाभ की वास्तविक सीमा को प्रकट नहीं करता था। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, उसने विषय बदल दिया। दूसरी ओर, मुझे नहीं पता था कि आप अग्नि तत्व का भी उपयोग करने में सक्षम हैं। मुझे लगा कि तुम पानी के जादूगर हो। उसने अपने चेहरे पर एक नरम मुस्कान के साथ कहा, जांच को वापस उसकी ओर मोड़ते हुए। सेलिन के गाल थोड़ा लाल हो गए, इससे पहले कि वह अपना सिर घुमाए। हाँ, उसके बारे में। यह ठीक है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि आप इसे मारने में सक्षम थे। धन्यवाद। सेलिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मिमी मिमी।
कई मौकों पर आपके व्याकुलता के बिना मैं मर गया होता। जब वह भालू मेरे चेहरे को बंद करने वाला था तो आपने मुझे बचा लिया। और फिर आपने मरते समय भी इसे पकड़ लिया। उसकी आवाज थोड़ी डगमगाई। आपने मुझे वह ओपनिंग दी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैथ्यू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति में वास्तविक कृतज्ञता और अपराधबोध को देखा। वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार महसूस करती थी, भले ही यह उसकी पसंद थी। हम जीवित हैं, उन्होंने सरलता से कहा। यही मायने रखता है। हमने एक दूसरे की रक्षा की। इस तरह हम इस तरह की जगह पर जीवित रहते हैं। सेलिन ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें पास में आर्कटिक भालू की विशाल लाश पर जा रही थीं। भाप अभी भी अपने झुलसे हुए फर से उठती थी जहां उसके आग के हमले उतरे थे। मौलिक जादूगर, उसने चुपचाप, लगभग अनिच्छा से कहा। यह मेरी वास्तविक कक्षा है। मैथ्यू ने अपनी अभिव्यक्ति को उचित आश्चर्य में बदल दिया, जैसे कि यह नई जानकारी थी। वह है। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मुझे पता है। सेलिन ने अपने घुटनों को ऊपर खींच लिया, अपनी बाहों को उनके चारों ओर लपेट लिया। इसलिए मैंने पहले किसी को नहीं बताया। जिस क्षण लोगों को पता चलता है कि आपके पास कुछ मूल्यवान है, वे आपको अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। या तो वे आपका उपयोग करना चाहते हैं, या वे आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं, या वह पीछे हट गई, या वे आपको निशाना बनाते हैं। मैथ्यू ने समाप्त किया। हाँ। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगा कि आप सच्चाई जानने के लायक हैं। मैथ्यू ने इस इशारे की सराहना की, भले ही वह पहले से ही उसके रहस्य को उस क्षण से जानता था जब उसने उसकी कक्षा की नकल की थी। आपका रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। अगर हम इस जगह पर जीवित रहने जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। सेलिन ने एक छोटी सी मुस्कान का प्रबंधन किया। सहमत हूं। वे एक पल के लिए मौन में बैठे रहे, दोनों ठीक हो रहे थे, दोनों जो अभी हुआ था उसे संसाधित कर रहे थे। अंत में मैथ्यू ने खुद को अपने पैरों पर धकेल दिया, उसके पैर अभी भी अस्थिर लेकिन कार्यात्मक थे। हमें भालू से जो कुछ भी हम काट सकते हैं उसे काटना चाहिए। और भेड़िया प्राणी भी। फिर हमें चलते रहने की जरूरत है। हम यहां उजागर हो रहे हैं। सेलिन भी सिर हिलाते हुए खड़ी थी। सही। और हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस छिपे हुए दायरे के लिए बाहर निकलने की शर्तें क्या हैं। हम हमेशा के लिए भटक नहीं सकते। मैथ्यू ने जमे हुए परिदृश्य को देखा, हर दिशा में अंतहीन सफेद फैला हुआ था। कहीं न कहीं जवाब थे। कहीं न कहीं एक रास्ता था। उन्हें बस इसे खोजने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहना था। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन, मौलिक जादूगर, सीमित। स्तर 5-66%। जीवन 110। ताकत 14, चपलता 16, संविधान 16, मन 19। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 4 तत्व आत्मीयता। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। जैसा कि उन्होंने 2 विशाल जानवरों, मांस, चमड़े और यहां तक कि कुछ भेड़िए प्राणी के हिमलंबों से जो उपयोगी साबित हो सकते थे, से सब कुछ कटा था, मैथ्यू अपनी स्थिति की जांच कर रहा था। स्तर 5 पर पहुंचने पर उन्हें उपयोग करने के लिए अतिरिक्त 5 विशेषता अंक दिए गए थे, जो उनकी स्थिति को देखते हुए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया। उन्होंने 3 को संविधान में और 2 को माना में रखा। संविधान 16-19, मन 19-21। उन्होंने मुख्य रूप से भारी मौसम की स्थिति के कारण अपने संविधान में सुधार करने का फैसला किया था। उसके शरीर को मजबूत करने से क्रूर ठंड से बचाव में मदद मिलेगी, जो एक निरंतर खतरा था। संविधान के हर बिंदु का मतलब बेहतर सहन शक्ति, तत्वों के प्रति बेहतर प्रतिरोध और जोखिम से बचने की बेहतर संभावना थी। दूसरे, मन उनकी मुख्य लड़ाकू विशेषता थी।
उन्हें यकीन था कि निकट भविष्य के लिए वह जिस एकमात्र वर्ग का उपयोग करेंगे वह सेलीन का एलिमेंटल मैज वर्ग था। एक जादूगर के रूप में मन वह था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। अधिक मंत्र, मजबूत हमले, लंबे समय तक लड़ाई में बने रहे। सुधार तत्काल और ठोस था। मैथ्यू महसूस कर सकता था कि उसका शरीर थोड़ा अधिक लचीला हो गया है, ठंड का काटना कम हो रहा है। उनके मन भंडार का विस्तार हुआ, जिससे उन्हें काम करने के लिए और अधिक जगह मिली। कटाई के साथ, दोनों खूनी और थके हुए, उन्होंने एक निर्णय लिया। हमें वापस जाना चाहिए, मैथ्यू ने घूमते आकाश में सूर्य की स्थिति को देखते हुए कहा। उस आश्रय के लिए जिसका हमने कल रात इस्तेमाल किया था। सेलीन ने सहमति में सिर हिलाया। हम अभी जिस दौर से गुजरे हैं, उसके बाद गहराई से उतरना स्मार्ट नहीं है। हमें आराम करने, खाने और अपने अगले कदमों के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने अपनी कटी हुई सामग्री इकट्ठा की। चमड़े में लिपटे मांस की पट्टियां, उनके कंधों पर लिपटे हुए छिलके, और उन्होंने उस छोटी गुफा अवसाद की ओर वापस यात्रा शुरू की, जिसे उन्होंने पिछली रात में आश्रय दिया था। इस बार यात्रा लंबी महसूस हुई, उनके शरीर थकावट से भारी थे, उनके दिमाग क्रूर लड़ाई को फिर से खेल रहे थे। मैथ्यू के विचार उसकी मृत्यु के क्षण में वापस बहते रहे, पंजे उसके माध्यम से फाड़ रहे थे, जीवन की अनुभूति दूर हो रही थी। जब तक वे परिचित आउटक्रॉपिंग पर पहुंचे, तब तक सूरज फिर से उतरना शुरू कर रहा था। वे दिन के अधिकांश समय के लिए बाहर थे। वे छोटे आश्रय में चले गए, और सेलीन ने तुरंत एक और आग लगाना शुरू कर दिया। इस बार, उन्होंने कुछ पेड़ों से लकड़ी एकत्र की थी जो उन्हें मिले थे। मैथ्यू ने खुद को फिर से प्रवेश द्वार के पास रखा, जब तक वह उनके द्वारा इकट्ठा किए गए मांस को पकाना शुरू कर रही थी। एक बार जब भोजन लगातार पक रहा था, धन्य गर्मी प्रदान कर रहा था, तो वे दोनों उसके करीब बैठ गए, जिससे गर्मी उनकी जमी हुई हड्डियों में रिस गई। हम ऐसा नहीं कर सकते, सेलीन ने चुप्पी तोड़ते हुए चुपचाप कहा। आश्रय से आश्रय तक दौड़ना, उन जानवरों से लड़ना जो हमें लगभग मार डालते हैं। हमें एक वास्तविक योजना की आवश्यकता है। अगला दिन एक ठंडी ठंडी हवा के साथ आया जिसने भालू के फर के बावजूद उनके शरीर को कांप दिया, भले ही उन्होंने अपने चारों ओर लपेट लिया था। मैथ्यू ने सेलीन के शक्तिशाली वर्ग से प्राप्त कौशल पर नजर डाली, विवरण खींचते हुए, जबकि सेलीन उनकी आग के मरते अंगारों के बगल में जाग रही थी। 4 तत्व आत्मीयता। रैंक, दुर्लभ। प्रवीणता, 10%। विवरण, आपको 4 तत्वों से कम लगाव है। जल, पृथ्वी, हवा, अग्नि। प्लस 10% अतिरिक्त नियंत्रण। मौलिक हमला। रैंक, सामान्य। प्रवीणता, 12%। विवरण, आप मन और तत्व के प्रति अपनी आत्मीयता का उपयोग करके एक मौलिक हमले को अंजाम देने में सक्षम हैं। प्लस 10% अतिरिक्त क्षति। दोनों कौशलों को देखते हुए, मैथ्यू यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि अतिरिक्त प्रभाव, अधिक क्षति या बेहतर नियंत्रण केवल विशिष्ट मील के पत्थर पर पहुंचे। उनका मौलिक हमला 12% दक्षता पर था, लेकिन अतिरिक्त क्षति को बढ़ावा 10% पर दिखाई दिया था और अभी तक नहीं बढ़ा था। संभावना है कि यह फिर से 20% पर कूद जाएगा, फिर 30 और इसी तरह। फिर भी, उसके मन में एक और अधिक दबाव वाला सवाल चल रहा था। कौन सी लक्ष्य प्रवीणता मुझे पूरी तरह से कौशल प्राप्त करने की अनुमति देगी? यह प्रश्न कुछ समय के लिए अनुत्तरित रहा, लेकिन मैथ्यू को पता था कि उत्तर अंततः खुद को प्रकट करने के लिए बाध्य था। क्या यह 50% पर होगा? 100? उम्मीद है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इसका जवाब मिल जाएगा, मैथ्यू ने उनकी गंभीर स्थिति पर बढ़ती चिंता के साथ सोचा। सौभाग्य से, उसे अपने पुराने प्रश्नों में से एक का उत्तर मिल गया था। उसने एक बार फिर सेलीन की कक्षा की नकल की थी, और उसने पाया था कि उसकी प्रवीणता जो उसने बनाई थी, वह आगे बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से, वे अभी भी इस बात का पता लगाने में असमर्थ थे कि इस शापित क्षेत्र से बचने के लिए उन्हें किस तरह की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? मैथ्यू ने सेलीन पर सिर हिलाया। चलिए चलते हैं। दोनों ने छोटी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया, अंतहीन बर्फ को परावर्तित करने वाली कठोर सुबह की रोशनी के खिलाफ तिरछी नजर डाल रहे थे। यह क्षेत्र काफी पहाड़ी था,
जिससे इस बार यात्रा थकाऊ और विश्वासघाती हो जाती थी। छिपी हुई बर्फ या चट्टानों पर फिसलने से बचने के लिए हर कदम पर सावधानीपूर्वक लगाने की आवश्यकता होती है। बाहर निकलने से पहले उन्होंने इस बार एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया, उस छिपे हुए क्षेत्र की अधिक खोज की जिसमें उन्हें अनिच्छा से फेंक दिया गया था। एक क्षेत्र में रहने से अंततः उसके संसाधन समाप्त हो जाएंगे और वे असुरक्षित हो जाएंगे। क्रूर परिदृश्य के माध्यम से घंटों की यात्रा करने के बाद वे रुक गए। उनके लबादे और वस्त्र बर्फ से भीगे हुए थे जिससे कड़े धब्बे बन गए थे, लेकिन यही कारण नहीं था कि वे रुक गए। उनके सामने बर्फ में विचित्र 3 पैर वाले जानवरों की पटरियां दिखाई दे रही थीं, जो मुड़े बर्फ से ढके पेड़ों के एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जंगल में ले जाती थीं जो दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे। पटरियों के बगल में एक चमकदार लाल रंग की लकीर पूरी तरह से सफेद बर्फ में अवशोषित हो गई थी, जिससे अंधेरे जंगल में जाने वाली रक्त की बूंदों का निशान बन गया था। यह नया है। क्या हमें इसका पालन करना चाहिए? सेलिन ने पूछा, बर्फ को उस जगह पर हिलाने के लिए घुटने टेकते हुए जहां खून सबसे ताजा था। यह अभी भी तरल था, अभी तक जमे हुए नहीं थे। मैथ्यू एक संक्षिप्त क्षण के लिए चुप रहा, अपने अगले कदम पर ध्यान से विचार कर रहा था। उसकी आंखों ने ट्री लाइन का पता लगाया, यह देखते हुए कि कैसे शाखाएं कुछ प्रकाश को अवरुद्ध करती प्रतीत होती हैं, जिससे भीतर गहरी छाया बन जाती है। यह जोखिम भरा है, लेकिन यह एक नया क्षेत्र है। हम उस छोटी सी गुफा में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। उसने सूर्य की स्थिति को देखते हुए आकाश की जांच की। चूंकि सूरज अभी भी उग रहा है, हम क्षेत्र पर कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जाने कि यहाँ क्या रहता है, कौन से संसाधन मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हम सतर्क रहते हैं और अंधेरा होने से पहले ही हम वापस लौट जाते हैं। सेलिन ने सिर हिलाया, खड़े होकर अपने हाथों से बर्फ को ब्रश किया। सहमत हूं। और अगर हम उस खून के निशान को छोड़ने में भाग लेते हैं, और यह बहुत मजबूत है। हम दौड़ते हैं, मैथ्यू ने समाप्त किया। अपने निर्णय के साथ दोनों ने खून के निशान और अजीब 3 पैर की अंगुली वाले ट्रैक का अनुसरण करते हुए जंगल में कदम रखा, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें इसके जमे हुए जंगल में गहरे में क्या सामना करना पड़ेगा। पेड़ उनके चारों ओर बंद हो गए और छाया में तापमान और भी गिर गया। 3 पंजों वाले प्राणी की पटरियों का अनुसरण करते हुए वे जमे हुए जंगल में गहराई तक चले गए। पेड़ घने हो गए, उनकी शाखाएं बर्फ से भारी हो गईं जो कभी कभी टूटती थीं और कांच टूटने जैसी आवाजों के साथ गिरती थीं। खून का निशान जारी रहा और अधिक छिटपुट होता गया, जैसे कि जो कुछ भी घायल हुआ था वह या तो ठीक हो रहा था या मर रहा था। फिर जंगल एक छोटे से समाशोधन में खुल गया और उन्होंने एक परित्यक्त शिविर की खोज की। मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया, सेलिन को रुकने का संकेत दिया। वे दोनों नीचे झुक गए, पास आने से पहले ट्री लाइन से देख रहे थे। शिविर स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था। जानवरों की खाल से बनाया गया एक तात्कालिक तंबू केंद्र में झुका हुआ था, आंशिक रूप से संचित बर्फ के नीचे ढह गया। एक अग्निकुंड ठंडा और मृत बैठा था, उसकी राख लंबे समय तक दबी हुई थी। आपूर्ति चारों ओर बिखरी हुई थी। एक टूटा हुआ भाला एक पेड़ के खिलाफ झुक गया था, एक फटा हुआ बैकपैक बर्फ में आधा दफन था, खाना पकाने के उपकरण पलट गए और जम गए। लेकिन इस शिविर को बनाने वाले लोगों का कोई शव या कोई निशान नहीं था। इसे कब से छोड़ दिया गया है? सेलिन फुसफुसाई। मैथ्यू ने दृश्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बर्फ के साथ सब कुछ कवर करने के साथ बताना मुश्किल है। दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं। 3 पैर की पटरियां सीधे शिविर के माध्यम से जाती थीं, जिससे कुछ बिखरी हुई आपूर्ति बाधित होती थी। हमें इसे ध्यान से खोजना चाहिए। ऐसी आपूर्ति हो सकती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। सेलिन ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति सावधान थी। जो कोई भी यहां था उसका क्या हुआ? मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वे दोनों जानते थे कि सभी संभावनाएं गंभीर थीं। वे धीरे धीरे पहुंचे, दोनों हाई अलर्ट पर। मैथ्यू ढहे हुए तंबू की ओर बढ़ गया, जबकि सेलिन ने बिखरी हुई आपूर्ति की जांच की। तंबू का प्रवेश द्वार फ्लैप खुला लटका हुआ था, जमे हुए कठोर थे। मैथ्यू ने अपने पैर का इस्तेमाल इसे चौड़ा करने के लिए किया, अंदर झांकते हुए। यह ज्यादातर खाली था,
परित्यक्त बेडरोल और कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं को छोड़कर एक पत्रिका, कुछ कपड़े, एक छोटी थैली। मैथ्यू सावधानी से अंदर पहुंचा और पत्रिका को पकड़ लिया। उसके पन्ने ठंड से कठोर हो गए थे। उसने प्रविष्टियों को स्कैन करते हुए इसे खोला। पढ़ते ही उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई। सेलेन, आपको इसे देखने की जरूरत है, उसने चुपचाप बुलाया। मैथ्यू ने पत्रिका खोली। उसके पन्ने ठंड से कठोर और थोड़े नम थे। लिखावट जल्दबाजी में थी, जगह हताश थी, जबकि दूसरों में नियंत्रित थी। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया ताकि सेलीन सुन सके। दिन 1, हमें उस क्षेत्र में खींच लिया गया है जो एक छिपे हुए क्षेत्र में प्रतीत होता है। हम में से 7 हैं, सभी अलग अलग संबंध बैचों से, अलग अलग समय से। कुछ पहले से ही हफ्तों से यहां हैं। ठंड असहनीय है। हमें यह जगह मिल गई और हमने शिविर लगाने का फैसला किया। अलग होने से बेहतर है साथ रहना। दिन 3, रातें दिनों से भी बदतर होती हैं। उम्मीद है मैं इसे बाहर कर सकता हूं। दिन 5, आज हमें दूसरों को मिला। या उनमें से क्या बचा था? हड्डियां साफ हो गईं, एक गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर बिखरी हुई। गुफा बाहर से सुरक्षित लग रही थी, गर्म भी। लेकिन यह एक जाल था। इन गुफाओं में कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो लोगों को लुभाता है। हम अब सभी गुफा प्रणालियों से बच रहे हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो। उस प्रविष्टि पर मैथ्यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने सेलीन की ओर देखा, जिसने उसे पढ़ते रहने का इशारा किया। दिन 8, बाहर निकलने की स्थिति आखिरकार खुद को प्रकट कर दी। एक अधिसूचना दिखाई दी जिसमें कहा गया था कि हमें सर्दियों के दिल का दावा करने की जरूरत है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इसका क्या मतलब है या इसे कहां खोजा जाए। हमने पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने का फैसला किया है। अगर दावा करने के लिए कुछ है, तो यह शायद उच्चतम बिंदु पर है। दिन 11, कल रात जेनिफर को खो दिया। वह शिविर की परिधि के ठीक बाहर खुद को राहत देने गई थी। हमने उसकी चीख सुनी, फिर कुछ नहीं। जब तक हम वहां पहुंचे, तब तक केवल खून बचा था। हम अब अकेले कहीं नहीं जाते, शिविर से 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं। दिन 14, हमें पहाड़ में एक मंदिर की संरचना बनी हुई है और हम इसे देखने पर विचार कर रहे हैं। दिन 19, यह मेरी आखिरी प्रविष्टि होगी। बाकी लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने का फैसला किया है। जो कोई भी इसे पाता है, मंदिर इस शिविर के उत्तर पूर्व में है, पहाड़ पर लगभग आधे दिन की चढ़ाई है। ठंड के पैटर्न के साथ नक्काशीदार पत्थर के खंभों की तलाश करें। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और मैं यहां नहीं हूं, मैंने या तो इसे बाहर कर दिया या मैं मर चुका हूं। शुभकामनाएं। आपको इसकी आवश्यकता होगी। पत्रिका वहीं समाप्त हो गई। मैथ्यू ने इसे धीरे धीरे बंद कर दिया। उसका दिमाग उन शब्दों के माध्यम से दौड़ रहा था जो उसने पढ़े थे। सेलीन उसके बगल में जमी हुई खड़ी थी, उसका चेहरा राख हो गया था। एक मंदिर, सर्दियों का दिल। यह परेशानी भरा है। मैथ्यू ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। हम निश्चित रूप से जल्द ही उस मंदिर की जांच नहीं कर सकते हैं। जागृति करने वालों का एक समूह जो इतने लंबे समय तक जीवित रहा, वह इसका प्रयास करने में झिझक रहा था। मुझे लगता है कि हमें पहले मजबूत होना चाहिए, अन्य विकल्पों का पता लगाना चाहिए और शायद दूसरों को बचाना चाहिए यदि वे अभी भी जीवित हैं। मैं सहमत हूं। सेलीन ने सोचते हुए अपनी बाहें मोड़ लीं। क्या आप दूर से गुफा की जांच करना चाहते हैं? देखें कि क्या डेरेक और अन्य अभी भी हैं वहां? हाँ। दोनों ने पत्रिका को अपने साथ लेकर परित्यक्त शिविर से बाहर निकल गए। उन्होंने उस 3 पैर वाले प्राणी को नहीं देखा जिसका वे अनुसरण कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ और अधिक मूल्यवान प्राप्त किया था, मंदिर के बारे में जानकारी और सर्दियों का दिल जो माना जाता है कि इस शापित स्थान से बचने के लिए उन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। वापस यात्रा में कई घंटे लगे, क्लॉस्ट्रोफोबिक जंगल और पहाड़ी इलाके के माध्यम से अपने कदम पीछे हटाते हुए। उन्होंने खुद को एक चट्टानी आउटक्रॉपिंग के पीछे तैनात किया, गुफा के प्रवेश द्वार से एक अच्छी दूरी, निरीक्षण करने के लिए काफी करीब लेकिन पता लगाने से बचने के लिए काफी दूर।
फिर वे इंतजार करते रहे, देखते रहे। घंटे बीत गए, लेकिन गुफा से कोई हलचल नहीं हुई। कोई भी अंदर या बाहर नहीं निकला। प्रवेश द्वार अंधेरा और स्थिर रहा, किसी मृत वस्तु के मुंह की तरह। गैरेथ के साथ कुछ गड़बड़ है, सेलिन ने अवलोकन के तीसरे घंटे के बाद फुसफुसाया। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि जिन जागृति के बारे में उन्होंने बात की थी, उनमें से कोई भी मौजूद है। हम घंटों से देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देखा है। मैथ्यू के दिमाग में एक विचार आया, ठंडा और अशांत। क्या वह उस समूह का हिस्सा हो सकता था? पत्रिका से एक। सेलिन ने एक पल के लिए भी कोई जवाब नहीं दिया, उसकी अभिव्यक्ति परेशान हो गई। निश्चित नहीं है, लेकिन यह वास्तव में अच्छा नहीं है। वह मैथ्यू की ओर देखने लगी। गैरेथ कमजोर नहीं है। जब से हम शुरू से ही उनसे मिले हैं, जिस तरह से उन्होंने उस स्तर 12 आर्कटिक सुअर को आसानी से मार डाला। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया। वह अवलोकन उनके अपने आकलन से मेल खाता था। यही कारण था कि वह सभी को खतरे के प्रति सचेत नहीं कर सकता था। उसने सहज रूप से महसूस किया कि गैरेथ अगर चाहता तो उन सभी को मारने में सक्षम होगा। सवाल यह था कि उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था। वह किसका इंतजार कर रहा था? मैथ्यू का पेट मुड़ गया क्योंकि टुकड़े उसके दिमाग में जुड़ने लगे। हमें वापस जाना चाहिए, सेलिन ने चुपचाप कहा, अपने अंधेरे विचारों को तोड़ते हुए। अंधेरा होने से पहले। जब वह चीज शिकार करना शुरू कर देती है, तो हम यहां से बाहर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। सहमत हूं। मैथ्यू ने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक आखिरी नजर डाली, उस स्थान पर जहां डेरिक, जॉन, एलारा और अन्य लोग अभी भी फंसे हुए थे, इस खतरे से अनजान थे कि वे अभी भी जीवित थे। वह और सेलिन सावधानी से पीछे हट गए, अपने स्वयं के छोटे आश्रय की ओर वापस चले गए। पत्रिका की चेतावनियां मैथ्यू के दिमाग में गूंज रही थीं। और गैरेथ, जो यह सब समझने की कुंजी हो सकता है, या इस पूरे जमे हुए नरक में सबसे खतरनाक शिकारी। आप स्तर 10 पर पहुंच गए हैं। एक सप्ताह बीत चुका था और इस दौरान कई चीजें हुई थीं। मैथ्यू और सेलिन ने जमी हुई बंजर भूमि के माध्यम से अपना अभियान जारी रखा था, लगातार क्रूर ठंड और छिपे हुए क्षेत्र में रहने वाले खतरनाक जानवरों से जूझ रहे थे। वे हर दिन अलग अलग समय अंतराल पर गुफा की जांच कर रहे थे, अपने छिपे हुए सुविधाजनक स्थान से देख रहे थे। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति उस गुफा से बाहर निकला। गैरेथ। हमेशा अकेला। हमेशा रात होने से पहले लौटते हैं। अन्य बचे लोगों का कोई संकेत नहीं जो उसने दावा किया था कि वह हर शाम वापस आ जाएगा। इस बिंदु पर मैथ्यू और सेलिन दोनों आभारी थे कि जब वे बच गए, भले ही डेरिक, जॉन, एलारा और अन्य लोगों को पीछे छोड़ने के लिए अपराधबोध अभी भी उन पर कुतर रहा हो। फिर भी इस दुनिया में केवल सबसे मजबूत जीवित रहते हैं। यह वह कटु सत्य था जो उन्होंने सीखा था। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन। स्तर 10.6%। लाइव्स 1055। ताकत 19, चपलता 21, संविधान 24, मन 26। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 4 तत्व आत्मीयता। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 0/1। सप्ताह भर में मारे गए सभी जानवरों के साथ मैथ्यू और सेलिन दोनों 10 के स्तर पर पहुंच गए थे। प्रगति क्रूर लेकिन स्थिर थी। दिन के दौरान शिकार करना, अंधेरा होने से पहले आश्रय में पीछे हटना, रात में चलने वाली चीज से बचना। अंत में दोनों कौशल मेरे हैं, मैथ्यू ने संतुष्टि के साथ सोचा क्योंकि उसने उन 2 कौशलों को देखा जो अब स्थायी रूप से उनके थे। दोनों कौशलों में अधिकतम तक पहुंचने में उनकी दक्षता के लिए कई दिनों की निरंतर लड़ाई लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उनका पूर्ण अधिग्रहण करना पड़ा। उन्हें अब क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सेलिन की कक्षा की नकल करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अब उसके थे, किसी भी उधार की गई शक्ति से स्वतंत्र। कड़ी मेहनत इसके लायक थी। पहली बार मैथ्यू अंततः अपने संचित जीवन का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सक्षम था। 4 तत्व आत्मीयता। रैंक दुर्लभ। स्तर 1 विकसित होना। विवरण आपको 4 तत्वों से कम लगाव है। जल
पृथ्वी, हवा, अग्नि प्लस 100% अतिरिक्त नियंत्रण। मौलिक हमला। रैंक सामान्य, स्तर 1। विकसित करना। विवरण। आप मन और तत्व के प्रति अपनी आत्मीयता का उपयोग करके एक मौलिक हमले को अंजाम देने में सक्षम हैं। प्लस 100% अतिरिक्त क्षति। अपनी स्थिति स्क्रीन को घूरते हुए मैथ्यू के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान बन गई। अन्य जागृति के विपरीत पिछले एक सप्ताह से वह अपने कौशल को विकसित करने में असमर्थ था क्योंकि उसने अब तक वास्तव में उन्हें कभी नहीं रखा था। सेलीन और अन्य जागृति करने वालों के पास अपने कौशल को विकसित करने के लिए जमा किए गए जीवन का उपयोग करने की क्षमता थी, जिससे वे मजबूत, अधिक कुशल, अधिक घातक बन गए। बेशक नए जागृति के रूप में यह आमतौर पर एक सुरक्षा रिजर्व के रूप में जीवन रखने के लिए बुद्धिमान माना जाता था और केवल एक आरामदायक बफर के बाद कौशल विकसित करने के लिए। लेकिन मैथ्यू के लिए, जिनके पास अपनी ग्रिम रीपर प्रतिभा की बदौलत जीवन की बहुतायत थी, गणना अलग थी। उन्होंने एलिमेंटल अटैक के लिए इवोल्यूशन इंटरफेस को खींचा। मौलिक हमला। रैंक सामान्य, स्तर 1-2। लागत 2 जीवन। अपने भंडार में 1000 से अधिक जीवन के साथ उनके पास इस कौशल को अपनी सीमा तक धकेलने के लिए पर्याप्त से अधिक था। तो उसने किया। विकास की पुष्टि करें। लागत 2 जीवन। मैथ्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ का चयन किया। मैथ्यू ने देखा कि सूचनाएं उसकी दृष्टि में फैल रही थीं। प्रत्येक विकास में पिछले की तुलना में तेजी से अधिक जीवन खर्च करना पड़ा। स्तर 1-2 2 जीवन का उपभोग। स्तर 2-3 4 जीवन का उपभोग। स्तर 8-9 256 जीवन का उपभोग। स्तर 9-10 512 जीवन का उपभोग। कुल जीवन का उपभोग 1022। शेष जीवन 33/1055। कौशल विकास पूरा। एलिमेंटल अटैक लेवल 10 तक पहुंच गया है और असामान्य रैंक में विकसित हो गया है। अंत में वह कौशल के साथ 10 के स्तर पर पहुंच गया और कुल 1022 जीवन बिताया। परिणाम? यह संतोषजनक से अधिक था। मौलिक हमला। रैंक असामान्य, स्तर 1 अधिकतम। विवरण। आप मन और तत्वों के प्रति अपनी आत्मीयता का उपयोग करके मध्यवर्ती मौलिक हमलों को आकर्षित करने में सक्षम हैं। हमलों से काफी अधिक क्षति होती है और उनमें मौलिक गुण होते हैं। प्लस 200% क्षति। उन्नत विवरण के माध्यम से पढ़ते हुए मैथ्यू ने अपने मन मार्गों के माध्यम से शक्ति में वृद्धि महसूस की। कौशल सामान्य से असामान्य रैंक में विकसित हुआ था, जो प्रगति प्रणाली में अगला स्तर था। लेकिन उन्हें कुछ एहसास भी हुआ, इस विकास के बाद इवॉल्व विकल्प पूरी तरह से गायब हो गया था। कौशल अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया था। असामान्य रैंक यह थी कि यह विशेष क्षमता बढ़ सकती है। मैथ्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वह इसे और आगे बढ़ाने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहा था, शायद बाद में दुर्लभ या यहां तक कि महाकाव्य रैंक तक। लेकिन कौशल की उनकी मौलिक प्रकृति के आधार पर प्राकृतिक सीमाएं थीं। एलिमेंटल अटैक उपयोगी होने के बावजूद स्पष्ट रूप से असामान्य पर छाया हुआ था। फिर भी सुधार पर्याप्त थे। दोहरी क्षति, तेज कास्टिंग, बेहतर दक्षता। 1022 जिंदगियों के लिए यह एक ऐसा निवेश था जो तुरंत भुगतान करेगा। अब उसके पास 4 तत्व आत्मीयता के बारे में निर्णय लेने का निर्णय था। 4 तत्व आत्मीयता। रैंक दुर्लभ, स्तर 1-2। लागत 8 जीवन। कौशल को देखकर मैथ्यू की खुशी फीकी पड़ गई। पहले स्तर के लिए 8 जीवन से शुरू होकर उसके लिए कौशल को महाकाव्य रैंक तक विकसित करने के लिए 5 अंकों में खर्च करना होगा। क्या आप तैयार हैं? सेलीन ने मैथ्यू को अपने चेहरे पर कठोर भाव के साथ देखा। चलिए चलते हैं। मैथ्यू ने सिर हिलाया, गुफा से बाहर निकलते हुए। वह बिना किसी कारण के संचालित नहीं हुआ था। वे उसका सामना करने के लिए गैरेथ की गुफा में जा रहे थे, फिर वे मंदिर की ओर जा रहे थे। वे पिछले एक सप्ताह से धीरे धीरे ताकत जमा कर रहे थे और आखिरकार खुद को वध के लिए प्रदान किए बिना उसका सामना करने का समय आ गया था। मैथ्यू और सेलीन गुफा के सामने खड़े थे, दोनों अपने चेहरे पर भौहों के साथ छोटे प्रवेश द्वार पर नजर डाल रहे थे।
प्रवेश करना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। जो कोई भी पहले जाता था वह गुफा के भीतर से आने वाले किसी भी हमले को अवशोषित कर लेता था, जिससे वे सबसे कमजोर हो जाते थे। अंत में मैथ्यू ने पहले प्रवेश करने का फैसला किया। प्रवेश द्वार इतना संकरा नहीं था कि वे हमलों के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, लेकिन यह अभी भी जोखिम भरा था। अगर गैरेथ अंदर इंतजार कर रहा था, अगर यह एक जाल था, तो मैथ्यू इसे स्प्रिंग करने वाला होगा। वह चिलविरस नहीं था, लेकिन वह यथार्थवादी हो रहा था। अपने नए कौशल के साथ वह सेलिन को भारी रूप से घायल कर सकता था यदि वह उसके पीछे रहते हुए इसका इस्तेमाल करता था, और यह एक बड़ी संख्या थी। वापस रहो, उसने सेलिन से फुसफुसाया। अपने आप को प्रतिक्रिया करने के लिए जगह दें। चुपचाप मैथ्यू ने पहले प्रवेश किया। उसका शरीर तनावग्रस्त था, मन पहले से ही इकट्ठा हो गया और कास्ट करने के लिए तैयार था। सेलिन कई मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसके ठीक पीछे चली गई। किसी भी चर का जवाब देने का मौका होना महत्वपूर्ण था, खासकर गैरेथ जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसने उस तरनो आभा को विकीर्ण किया। हैरानी की बात यह है कि वे बिना किसी घटना के गुफा में प्रवेश करने में कामयाब रहे। मैथ्यू का शरीर सतर्क रहा, उसकी इंद्रियां किसी भी आवाज या हलचल के लिए दबाव डाल रही थीं। उसका मन तैयार हो गया, खतरे के थोड़े से संकेत पर अपने नए विकसित मौलिक हमले को उजागर करने के लिए तैयार था। गुफा के चारों ओर देखते हुए मैथ्यू ने पाया, कोई नहीं। हर कोई कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है, मैथ्यू ने बुदबुदाया। उसकी आवाज खाली जगह में थोड़ी गूंज रही थी क्योंकि उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। सेलिन ने भी वही प्रतिक्रिया साझा की। उसकी आंखें गुफा को स्कैन कर रही थीं। आग का गड्ढा लंबे समय से समाप्त हो गया था। ठंडी राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था जहां एक बार आग की लपटें जल गई थीं। आग के पास बैठे घायल महिला और पुरुष गायब हो गए। पेल्ट, आपूर्ति, अस्थायी, लानत है, वह इस सप्ताह किसी बिंदु पर चला गया होगा। मैथ्यू ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया क्योंकि वे गुफा छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें भागने के बाद एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था। गैरेथ के लिए धीरे धीरे स्थानांतरित करने के लिए बहुत समय है, खासकर अगर उसे संदेह था कि वे कुछ जानते हैं। इस बिंदु पर मैथ्यू और सेलिन दोनों ने सत्यापित किया था कि गैरेथ के साथ वास्तव में कुछ गहरा गलत था। सवाल यह था कि हर कोई कहाँ है? डेरेक, जॉन, एलारा, मार्कस, आइरिस, वे सब कहाँ गए थे? मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक विचार ने उसके दिमाग में प्रहार किया। कब्रिस्तान, हमें कब्रिस्तान की जांच करने की जरूरत है। सेलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। यह देखने के लिए कि क्या नई हड्डियां हैं, मैथ्यू ने गंभीर रूप से समाप्त किया। वे गुफा से बाहर निकले और बर्फ के माध्यम से उस क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया जहां उन्होंने मूल रूप से मानव अवशेषों की खोज की थी। स्थान दूर नहीं था, बस चट्टानी आउटक्रॉपिंग के आसपास जहां हवा ने प्राकृतिक बहाव पैदा किया था। जैसे ही वे पास आए, मैथ्यू का दिल धड़कने लगा। उसके एक हिस्से को सख्त उम्मीद थी कि उन्हें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, कि किसी तरह सभी बाधाओं के बावजूद डेरेक और अन्य अभी भी कहीं जीवित थे। वे साइट पर पहुंचे और खोज शुरू की, बर्फ को एक तरफ धकेलते हुए किसी भी ताजा अवशेष की तलाश में। मिनट बीत गए। कुछ नहीं, सेलिन ने अंत में कहा। उसकी आवाज में भ्रम और नाजुक आशा का मिश्रण था। कोई नई हड्डियां नहीं है। वही जो हमें पहले मिले थे, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। मैथ्यू ने भौहें चढ़ा दीं। उसका दिमाग संभावनाओं के माध्यम से दौड़ रहा था। या तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, या गैरेथ ने पहले ही पूरी तरह से स्थानों को बदलने का फैसला किया है, सेलिन ने समाप्त किया। अगर उसे संदेह था कि हम हड्डियों के बारे में जानते हैं, तो वह क्या कर रहा था? तो वह सब कुछ स्थानांतरित कर सकता था। उसके पटरियों को कवर किया। मैथ्यू ने आंशिक रूप से बर्फ में दबी पुरानी हड्डियों को देखा, वही अवशेष जो उन्होंने एक सप्ताह पहले खोजे थे। सबूत अनिर्णायक थे। उनके साथी जीवित हो सकते हैं और स्थानांतरित हो सकते हैं, या वे मर सकते हैं और कहीं और निपटाए जा सकते हैं, या पूरी तरह से कुछ और हो सकता था। हम क्या करें? सेलिन ने चुपचाप पूछा। मैथ्यू एक लंबे समय तक चुप रहा,
उनके विकल्पों पर विचार कर रहा था। वे अब 10 के स्तर पर थे। जब वे पहली बार आए थे तब की तुलना में काफी मजबूत थे, लेकिन गैरेथ को अभी भी स्तर 13 न्यूनतम स्तर पर अनुमानित किया गया था, संभवतः अधिक। और उन्हें नहीं पता था कि वह कहा गया था या उसकी वास्तविक क्षमताएं क्या थीं। हम मजबूत होते जा रहे हैं, मैथ्यू ने अंत में कहा। हम जीवित रहने पर, मंदिर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर डेरेक और अन्य जीवित हैं तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अगर वे नहीं हैं, उसने सजा को लटका दिया। सेलीन ने कठोर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए धीरे से सिर हिलाया। मंदिर, सर्दियों का दिल, यही हमारा रास्ता है। यह हमारा रास्ता है, मैथ्यू ने पुष्टि की। वे कब्रिस्तान से दूर हो गए और अस्थायी शिविर में वापस ट्रेक शुरू किया, जिसमें उन्होंने पत्रिका को पाया था, अनुत्तरित प्रश्नों और अपने पूर्व साथियों के भूतों को पीछे छोड़ दिया। इस जमे हुए नरक में जीवित रहना पहले आया, बाकी सब गौण था। इसलिए वे शिविर की ओर बढ़े। रास्ते में कुछ जानवरों का सामना करना पड़ा, जिनकी मैथ्यू और सेलीन ने आसानी से देखभाल की। आपने स्तर 9 आर्कटिक सुअर को मार डाला है। आपने स्तर 10 आर्कटिक लिंक्स को मार डाला है। वाह मैथ्यू, अब आप बहुत मजबूत हैं। आपके हमले लगभग तुरंत इन जानवरों को मार रहे हैं। क्या आपने अपने कौशल का स्तर बढ़ाया? मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने कई बार अपने मुख्य कौशल को समतल किया। आप क्या? मैंने भी किया, लेकिन प्रभाव आपके जितना अतिरंजित नहीं है। यह उस कौशल पर निर्भर करता है जिसके पास हमारे पास अलग अलग कौशल हैं। तो हाँ, सेलीन ने सिर हिलाया। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन। स्तर 10 89%। जीवन 140। ताकत 19। चपलता 21। संविधान 24। मन 26। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला असामान्य LVL.max 4 तत्वात्मीयता दुर्लभ LVL.1। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 0/1। जब तक वे टूटे हुए शिविर में वापस पहुंचे, तब तक मैथ्यू उस अनुभव से लगभग 11 के स्तर पर था जो उसने रास्ते में मारे गए सभी जानवरों से प्राप्त किया था। निरंतर युद्ध के सप्ताह ने उन दोनों को उनकी सीमा तक और उससे आगे धकेल दिया था, उन्हें भयभीत जागृति करने वालों की तुलना में कठिन, अधिक सक्षम योद्धाओं में बदल दिया था, जो पहली बार इस जमे हुए नरक में ठोकर खाई थी। शिविर में वे अपनी छोटी सी आग के पास बैठे थे। आग की लपटें लगातार ठंड के खिलाफ मामूली गर्मी प्रदान कर रही थीं। मैथ्यू ने अपनी स्थिति को देखा, यह देखते हुए कि कैसे उसका जीवन 1000 से अधिक से घटकर सिर्फ 140 हो गया था। कौशल विकास महंगा था, लेकिन इसके लायक स्पष्ट था। हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, सेलीन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा आग की रोशनी से रोशन हो गया था, उसकी आंखों के चारों ओर की रेखाओं में थकावट स्पष्ट थी। हम लक्ष्यहीन रूप से भटकते नहीं रह सकते। हमें एक लक्ष्य की जरूरत है। मैथ्यू ने सिर हिलाया। मंदिर। हमें इसकी जांच करने की जरूरत है, देखें कि हम वास्तव में किसके साथ काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम तैयार हैं? तैयार? मैथ्यू ने एक कठोर हंसी छोड़ी। नहीं, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और अब हमारे पास जानकारी है। पत्रिका ने हमें एक प्रारंभिक बिंदु दिया। उसने सेलीन की ओर देखा। हमें अंदर जो कुछ भी है उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ स्काउट करते हैं, जाने कि हम क्या कर सकते हैं। फिर हम अपना अगला कदम तय करते हैं। सेलीन एक पल के लिए शांत हो गई, फिर सिर हिलाया। उन्होंने अगले 10 मिनट तैयारी में बिताए। उनकी आपूर्ति की जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि उनके कटे हुए फर ठीक से सुरक्षित थे। जर्नल प्रविष्टियों से वे जो कुछ भी जानते थे, उस पर जा रहे थे। मंदिर परित्यक्त शिविर से उत्तर पूर्व में था, ठंड के पैटर्न के साथ उकेरे गए पत्थर के खंभों के साथ पहाड़ पर लगभग आधे दिन की चढ़ाई। हम कल पहली रोशनी में निकल जाएंगे, मैथ्यू ने फैसला किया।
आगे और पीछे की यात्रा के लिए खुद को अधिकतम दिन का उजाला दें। सेलिन सहमत हो गई और वे रात के लिए बस गए, बारी बारी से निगरानी करते हुए जैसे कि वे पिछले सप्ताह से हर रात करते थे। जब भोर हुई तो घूमते आकाश को हल्के नीले और बैंगनी रंग के रंगों में रंगते हुए वे पत्रिका में उल्लिखित पहाड़ की ओर चले गए। उनके कदम ताज़ी बर्फ के माध्यम से क्रंच कर रहे थे, उनकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली हो रही थी। पहाड़ दूर तक मंडरा रहा था, इसकी चोटी बादलों और बर्फ में खो गई थी। वहां कहीं ऊपर जमे हुए कचरे में दफन एक मंदिर था जिसमें उनके भागने की कुंजी थी और संभवतः उनकी मौतें। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। स्थिर खड़े होने का मतलब था जोखिम या भूखमरी से धीमी गति से मौत। आगे बढ़ने का मतलब था कि मंदिर में जो भी भयावहता थी उसका सामना करना। मैथ्यू ने अपने कंधों के चारों ओर भालू के फर को समायोजित किया और चढ़ाई जारी रखी। सेलिन उसकी तरफ से, दोनों गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ अपने भाग्य की ओर बढ़ रहे थे। सर्दियों का दिल इंतजार कर रहा था। वे पहाड़ के तल पर पहुंचे क्योंकि सूरज घूमते आकाश में अपने चरम पर पहुंच गया। मैथ्यू और सेलिन अगल-बगल खड़े थे, उनकी गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई थी, ऊपर की ओर उस विशाल संरचना को घूर रही थी जो उनके सामने एक जमे हुए टाइटन की तरह स्वर्ग में पंजे मारते हुए थी। पहाड़ असंभव रूप से ऊंचा फैला हुआ था, इसकी ढलानें खड़ी और विश्वासघाती थीं, प्राचीन बर्फ और दांतेदार बर्फ की परतों से ढकी हुई थीं जो पीली रोशनी में टूटे हुए कांच की तरह चमकती थीं। केवल हवा की आवाज थी। यह एक निरंतर, शोकपूर्ण कोरस में पहाड़ के पार चिल्लाता था, अपने साथ 1000 मौतों की फुसफुसाहट ले जाता था। शुद्ध बर्फ की गंध उनके नथुने में प्रवेश कर गई, गर्मी या जीवन से अछूता था। इसके नीचे बर्फ का एक सूक्ष्म धातु का स्पर्श इतना ठंडा था कि वह जल गया, हवा के स्वच्छ खालीपन के साथ मिश्रित जो कभी गर्मी को नहीं जानता था। यह दृश्य एक साथ सुंदर और भयानक था। पहाड़ का चेहरा एक उत्कृष्ट कृति थी। विशाल बर्फ की चादरें सरासर चट्टान की दीवारों से चिपक गईं, जिससे ऐसी संरचनाएं बन गईं जो जमे हुए झरनों की तरह दिखती थीं। बर्फ के बहाव सुरुचिपूर्ण वक्रों में उठे, हवा द्वारा आकृतियों में गढ़े गए थे जो एक अर्थ में लगभग कलात्मक लग रहे थे। बर्फ ने प्रकाश को पकड़ लिया और इसे पीले इंद्रधनुष में अपवर्तित कर दिया जो सफेद परिदृश्य में नृत्य कर रहे थे। लेकिन मैथ्यू और सेलिन दोनों जानते थे कि उस सुंदरता के नीचे खतरा छिपा हुआ है। मैथ्यू की आंखों ने निचली ढलानों का पता लगाया। पंजे के निशान बर्फ से ढकी चट्टानों में गहरे गौज को उकेरा गया है, जो अब तक मिलने वाली किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। निशान इतने ताजा थे कि बर्फ ने उन्हें पूरी तरह से नहीं भरा था, यह सुझाव देते हुए कि जो कुछ भी उन्हें हाल ही में हुआ था। इसके अलावा आंशिक रूप से एक स्नोड्रिफ्ट में दफन हो गया, एक विशाल प्राणी की जमी हुई लाश पड़ी थी जिसे मैथ्यू ने पहचान नहीं पाया था। उसका शरीर क्षतविक्षत हो गया था, मानो उसे जबरदस्त ताकत से पहाड़ पर फेंक दिया गया हो। पसलियां उसके फटे हुए मांस से चिपक गईं, जिसका एक पैर लाश से पूरी तरह से गायब था। जो कुछ भी मार डाला था, उसमें ताकत थी जिसने आर्कटिक भालू को उनके द्वारा लड़ा था, एक बच्चे के खिलौने की तरह लग रहा था। सेलिन ने चुपचाप पहाड़ के निचले रास्ते की ओर जाने वाली पटरियों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। वे विशाल, 3 पैर की उंगलियों वाले थे, जैसे कि वे परित्यक्त शिविर में गए थे। प्रत्येक प्रिंट इतना गहरा था कि मैथ्यू अपनी पूरी मुट्ठी को अंदर फिट कर सकता था। वहां कुछ बड़ा रहता है, सेलिन फुसफुसाई, उसकी आवाज लगभग हवा से निकल गई। मैथ्यू ने सिर हिलाया, उसकी आंखों ने अपना स्कैन जारी रखा। कई जगहों पर खून से बर्फ को सना हुआ था, प्राचीन सफेद रंग के खिलाफ गहरा लाल रंग का था, पहाड़ के ऊपर और नीचे दोनों ओर जाने वाले पगडंडियां। इस बिंदु पर दोनों जागृति करने वालों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ खतरनाक क्षेत्र नहीं था, यह एक युद्ध का मैदान था। उन चीजों के लिए एक शिकार का मैदान जिसने स्तर 9 जानवरों को शिकार की तरह बना दिया। और कहीं ऊपर, इस जमे हुए दुःस्वप्न में उकेरा गया, एक मंदिर था जो संभवतः बचने का एकमात्र मौका रखता था। मैथ्यू ने पहाड़ की चोटी से अपनी टकटकी खींची, बादलों में डूबा हुआ जो अप्राकृतिक पैटर्न के साथ घूमता था, और सेलिन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। वापस मुड़ने का आखिरी मौका, उसने चुपचाप कहा। सेलिन ने अपना सिर हिलाया। हम यहां तक आ गए हैं। और जाने के लिए और कहीं नहीं है।
मैथ्यू ने सिर हिलाया, उसके जवाब को स्वीकार करते हुए, क्योंकि यह उसके अपने विचारों से बिल्कुल मेल खाता था। वे 2 घंटे तक चढ़ते रहे, उनका रास्ता बर्फ से ढकी चट्टानों और विश्वासघाती ढलानों के बीच संकरे मार्गों से होकर गुजरता था, जहां एक गलत कदम उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा सकता था। ऊंचाई के प्रत्येक मीटर के साथ तापमान में गिरावट आई, ठंड उनके मोटे भालू के फर के आवरण के माध्यम से भी काट रही थी। मैथ्यू ने अपनी इंद्रियों को तेज रखा, खतरों के लिए स्कैन किया, जबकि सेलिन ने नेविगेट किया, अपने अनुभव का उपयोग करके ऊपर की ओर सबसे सुरक्षित मार्ग खोजने के लिए। वे स्काउटिंग कर रहे थे, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, ऐसी किसी भी चीज से बच रहे थे जो ऐसा लग रहा था कि इसमें एक शिकारी हो सकता है। यही नहीं, एक प्राणी बिना किसी चेतावनी के बर्फ के नीचे से फूट पड़ा, सफेद पाउडर के एक स्प्रे में ऊपर की ओर फट गया। यह बड़े पैमाने पर था, आसानी से 4 मीटर लंबा, बर्फ नीले कवच चढ़ाना में ढके हुए एक स्केल किए गए सर्प की तरह शरीर के साथ। उस तरह नुकीले पंजों में समाप्त होने वाले 6 पैर चट्टान के चेहरे में खोदे गए। उसका सिर सभी दांत और भूख थी, जबड़े इतने चौड़े थे कि एक व्यक्ति को पूरा निगल सकता था। फ्रॉस्ट सर्पेंट। स्तर 12। विवरण: एक गैर विषैला सर्प जो अपने शिकार का गला घोंटने और उन पर दावत देने के लिए अपने चुपके और भारी शरीर की ताकत का उपयोग करता है। मैथ्यू के शरीर ने वृत्ति पर प्रतिक्रिया की। बाएं, वह सेलिन से चिल्लाया। सेलिन कबूतर बिना किसी सवाल के चली गई, उसकी कॉल पर पूरी तरह से भरोसा किया। उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक समय एक साथ लड़ते हुए, एक दूसरे की लय सीखते हुए, समन्वय विकसित करते हुए बिताया था, जो केवल जीवन या मृत्यु की लड़ाई से आया था। मैथ्यू के दाहिने हाथ में आग लग गई, जबकि उसके बाएं हाथ में पानी निकल गया। फ्रॉस्ट सर्प उस स्थान की ओर बढ़ा जहां सेलिन खड़ी थी, उसके विशाल जबड़े खाली हवा में बंद हो गए। मैथ्यू ने अपना फायर अटैक जारी किया। उसकी हथेली से निकलने वाला आग का गोला बहुत बड़ा था, कार के पहिए जितना बड़ा, संकुचित और अस्थिर। उसके विकसित मौलिक हमले कौशल का परिणाम उसकी दुर्लभ 4 तत्व आत्मीयता के साथ संयुक्त था। प्लस 200% क्षति को बढ़ावा देने से हमले को सामान्य स्तर से परे विनाशकारी बना दिया, जो 10 जागृत व्यक्ति पैदा कर सकता था। यही नहीं, आग का गोला सीधे सर्प के बख्तरबंद सिर पर लगा, ऊपर की चट्टानों से ढीली बर्फ को हिलाने के लिए पर्याप्त बल के साथ प्रभाव पर विस्फोट हुआ। जीव के बर्फ से ढके तराजू पर आग लग गई, जहां आग की लपटें ठंड से मिली। सर्प चिल्लाया, उसका सिर प्रभाव से पीछे हट गया। सेलिन पहले से ही आगे बढ़ रही थी, उसका स्टफ चमक रहा था। पृथ्वी ने उसकी पुकार का जवाब दिया, पहाड़ खुद ही हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सर्प के शरीर के नीचे पत्थर के स्पाइक्स फूट पड़े, जो उसके कमजोर पेट को छेदने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। प्राणी ने पीटा, बर्फ में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू ने उसे मौका नहीं दिया। उसके हाथ तेजी से एक के बाद एक चले गए। एक और आग का गोला, यह सर्प के मध्य भाग पर लक्षित था, जहां सेलिन की पृथ्वी की कीलों ने पहले ही इसके कवच को कमजोर कर दिया था। फिर दबाव वाले पानी का एक भाला, उसी घायल क्षेत्र में भाले की तरह प्रहार करता है। संयोजन क्रूर और कुशल था। बड़े पैमाने पर नुकसान से निपटने के लिए आग, स्थिति को नियंत्रित करने और कमजोरियां पैदा करने के लिए उद्घाटन और पृथ्वी का दोहन करने के लिए पानी। सेलिन ने अपने स्वयं के हमलों को जोड़ा, अधिक पृथ्वी के स्पाइक्स, संपीड़ित हवा का एक ब्लेड जो सर्प के फ्लैंक में कटा हुआ था, और एक और आग का गोला जो उसकी पूंछ से टकराया। फ्रॉस्ट सर्प ने आसान शिकार की उम्मीद में उन पर घात लगाकर हमला किया था। इसके बजाय इसे 2 असामान्य जागृति मिली, एक जादूगर जो 4 तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, और एक गंभीर लावक जो अपने जीवन को 5 गुना अधिक काट देगा। लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय तक चली। मैथ्यू का अंतिम हमला एक और विशाल आग का गोला था। यह सर्प के सिर पर हमला कर रहा था, क्योंकि उसने पीछे हटने की कोशिश की थी। विस्फोट ने अपने बर्फ के कवच के बचे हुए हिस्से को चकनाचूर कर दिया, और जीव लंगड़ा हो गया, एक चट्टानी आउटक्रॉपिंग के खिलाफ आराम करने से पहले पहाड़ से नीचे फिसल गया। आपने एक स्तर 12 फ्रॉस्ट सर्प को मार डाला है। तुमने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आप स्तर 11 पर पहुंच गए हैं। नाम: मैथ्यू। जाति: मानव। कक्षा: वर्गहीन। स्तर: 11, 2%। जीवन: 180।
ताकत 20, चपलता 22, संविधान 25, मन 27। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला असामान्य LVL.max 4 तत्व आत्मीयता दुर्लभ LVL.1। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। मैथ्यू ने अपने हाथ नीचे कर लिए, शांति से सांस ली। उनके विकसित एलिमेंटल अटैक उनके अपने बढ़ते अनुभव के साथ मिलकर मंत्रों को और अधिक कुशल बना दिया। सेलिन उसके पास खड़े होने के लिए चली गई, चौड़ी आंखों से मरे हुए सर्प को घूरती रही। वह आग का गोला वास्तव में मजबूत था। मुझे पता है, मैथ्यू ने चुपचाप कहा। उसने पहले ही सेलिन को अपनी कक्षा के बारे में कबूल कर लिया था, हालांकि उसने जो खुलासा किया उसके बारे में वह रणनीतिक था। उसने उसे बताया था कि उसकी कक्षा उसके समान थी, एक मौलिक जादूगर संस्करण जिसने उसे 4 के बजाय 3 तत्वों पर नियंत्रण दिया। उसने पानी, आग और पृथ्वी पर दावा करना चुना था। हमले की बहुमुखी प्रतिभा के लिए पानी और आग, रक्षा और युद्ध के मैदान पर नियंत्रण के लिए पृथ्वी। उसने जानबूझकर हवा को छोड़ दिया था, क्योंकि उसके समान 4 तत्व आत्मीयता होने का दावा करना बहुत संदिग्ध होता। जागृति करने वालों के एक ही बैच में 2 लोगों के सटीक रूप से एक ही दुर्लभ वर्ग होने की संभावना अनिवार्य रूप से कोई नहीं थी। उनका वास्तविक स्वभाव, क्लासलेस विसंगति जो किसी भी वर्ग को प्रतिबिंबित कर सकती है, वह क्षमता जो उन्हें स्थायी रूप से कौशल सीखने देती है, उनका सबसे गहरा रहस्य बना रहा। वह इस शापित क्षेत्र में किसी और की तुलना में सेलिन पर अधिक भरोसा करता था, लेकिन कुछ सच्चाइयों को साझा करना बहुत खतरनाक था जब तक कि पूरी तरह से मजबूर न किया जाए। उसने पहले से ही सीख लिया था कि लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 साल की उसकी प्रेमिका ने उसे अपने सबसे कमजोर क्षण में छोड़ दिया था। 3 तत्व पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, सेलिन ने कहा था जब उसने उसे बताया था। मैंने कभी भी मेरे जैसे पूर्ण मौलिक जादूगरों के अलावा बहुतत्व आत्मीयता वाले किसी और के बारे में नहीं सुना है। मैथ्यू ने बस सिर हिलाया था, जिससे उसे विश्वास हो गया था कि उसके लिए क्या समझ में आता है। अब, अपने विकसित कौशल के परिणामों को देखते हुए, सेलिन इस बात का पुनर्मूल्यांकन कर रही थी कि उसका संस्करण वर्ग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, मैथ्यू ने कहा, उसकी निगाहों में निहित प्रश्न से ध्यान हटाते हुए। हाँ, हम करते हैं। सेलिन थोड़ा मुस्कुराई, फिर पहाड़ की ओर देखा। अगर हम इतनी आसानी से 12 स्तर के घात को संभाल सकते हैं, तो शायद हमारे पास वास्तव में इस मंदिर में एक मौका है। हो सकता है, मैथ्यू ने सहमति व्यक्त की, हालांकि निजी तौर पर वह सोच रहा था कि किस तरह की भयावहता उनका इंतजार कर रही थी अगर एक स्तर 12 जानवर सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। उन्होंने फ्रॉस्ट सर्प, उसके कुछ बरकरार तराजू, उसके मांस के एक हिस्से से जो कुछ भी कर सकते थे उसकी कटाई की और अपनी चढ़ाई जारी रखी। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़े, मौसम अचानक हिंसक हो गया। सनसनाहट। सनसनाहट जो एक स्थिर हवा थी वह सेकंड के भीतर एक गरजती आंधी में बदल गई। बर्फ जो धीरे धीरे गिर रही थी, सफेद रंग की दीवार बन गई जिसने दृश्यता को मिटा दिया। तापमान और भी गिर गया, ठंड इतनी तीव्र थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे चाकू उनके फर की परतों के माध्यम से और उनकी त्वचा में काट रहे हों। मैथ्यू ने सेलिन की बाह पकड़ ली, हवा की गर्जना पर चिल्लाते हुए। हम एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। हमें आश्रय लेने की जरूरत है। सेलिन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पहले से ही ठंड से ढका हुआ था, उसके बाल बेतहाशा कोड़े मार रहे थे। वे आगे बढ़े, प्रत्येक कदम हवा के खिलाफ लड़ाई बन गया जो उन्हें पहाड़ से फेंकने के लिए दृढ़ लग रहा था। घड़घड़ाना, घड़घड़ाना। पहाड़ की चोटी से आ रही अशुभ ध्वनि से उनके चेहरे पीले पड़ गए। हिमस्खलन, सेलिन ऊपर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई। बर्फीले तूफान के माध्यम से मैथ्यू मुश्किल से ऊपरी ढलानों से मुक्त होने वाली बर्फ की विशाल दीवार को बाहर निकाल सका, जो ज्वार की लहर के बल से नीचे की ओर गिर रहा था। स्थानांतरित करने के लिए कुछ सेकंड के साथ, उन्हें अपनी आसन मौत से बचने के लिए एक आश्रय खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां, मैथ्यू ने अपने दाहिनी ओर लगभग 20 मीटर की दूरी पर चट्टान के चेहरे में एक अंधेरा उद्घाटन देखा। वे दौड़े, गहरी बर्फ के माध्यम से ठोकर खाई,
गड़गड़ाहट जोर से बढ़ रही थी। जमीन हिल गई, पहाड़ से नीचे दौड़ रही अनगिनत टन बर्फ की गड़गड़ाहट से हवा भर गई। उन्होंने खुद को गुफा के प्रवेश द्वार में फेंक दिया। जैसे ही हिमस्खलन गुस्से में उनके पास से गुजरा, विस्थापित हवा ने एक दबाव की लहर पैदा की जिसने उन दोनों को अपने पैरों से गिरा दिया। गुफा के मुंह में बर्फ डाली, लेकिन प्रवेश द्वार के कोण ने उन्हें सबसे बुरे से बचाया। कई सेकंड के लिए वे ठंडे पत्थर के फर्श पर हांफते रहे, दिल धड़क रहे थे, बाहर हिमस्खलन के क्रोध को सुन रहे थे। जब यह अंत में पारित हो गया, तो केवल बर्फीले तूफान की चीख को छोड़कर उन्होंने धीरे धीरे खुद को उठाया। वह करीब था। सेलिन ने सांस ली, उसके चेहरे से बर्फ को ब्रश करते हुए। मैथ्यू ने सिर हिलाया, अभी भी उसकी सांस पकड़ रही थी। उसने उनके आश्रय के चारों ओर देखा, प्रकाश प्रदान करने के लिए अपनी हथेली में एक छोटी सी लौ इकट्ठा की। गुफा उनके पिछले आश्रय से बड़ी थी, जो वापस अंधेरे में फैली हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं और आग की रोशनी फैल गई, मैथ्यू ने कुछ देखा। इस गुफा का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका था। प्रवेश द्वार के पास पत्थर के फर्श पर बिखरे हुए एक पुरानी आग के अवशेष थे। मैथ्यू ने उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसे धीरे से छुआ। किसी ने यहां डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने कहा। सेलिन गुफा में गहराई तक चली गई, उसका अपना प्रकाश स्रोत दीवारों को रोशन कर रहा था। मैथ्यू, और भी बहुत कुछ है। वह उसके साथ शामिल हो गया और उसने जो खोजा था उसे पाया। सामान पीछे छोड़ दिया गया, भुला दिया गया या छोड़ दिया गया। कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा जो बेड्रोल का हिस्सा हो सकता है। एक खाली पानी का कंटेनर, ठंड से फटा हुआ, और एक टूटा हुआ चाकू, एक ब्लेड के साथ जो आधे में टूट गया था। और गुफा की दीवारों पर लिख रहे हैं। मैथ्यू ने पत्थर में उकेरे गए निशानों का अध्ययन करते हुए अपनी लौ को करीब लाया। वे खुरदरे थे, किसी तेज चीज से किए गए थे, शायद वही टूटे हुए चाकू पास में पड़े थे। दुर्भाग्य से वे समझ से बाहर थे, मैथ्यू को कोई उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं कर रहे थे। क्या आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं? सेलिन ने नक्काशी पर अपनी उंगलियां चलाते हुए पूछा। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं। लेकिन इसे देखो। उन्होंने एक हिस्से की ओर इशारा किया जहां नक्काशी गहरी थी। पैटर्न 3 बार दोहराया गया, प्रत्येक पुनरावृत्ति थोड़ा अलग है। जिसने भी यह लिखा है, वह कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहा था। इसे पत्थर में तराशने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पत्रिका, सेलिन ने अचानक कहा। पत्रिका से समूह। वे इस तरह से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। यह उनके शिविरों में से एक हो सकता है। मैथ्यू ने इस पर विचार किया। सामान ऐसा लग रहा था जैसे वे महीनों से यहां हैं, शायद अधिक। पत्रिका की अंतिम प्रविष्टि 19 दिन बाद हुई थी, जब समूह ने छिपे हुए दायरे में प्रवेश किया था। लेकिन प्रतीकों में क्यों लिखें जो कोई नहीं पढ़ सकता? मैथ्यू ने जोर से सोचा। शायद वे नहीं कर सकते, सेलिन ने सुझाव दिया। हो सकता है कि इस जगह के बारे में, पहाड़ या मंदिर के बारे में कुछ ने उन्हें किसी तरह प्रभावित किया हो। उन्होंने भाषा को देखने का तरीका बदल दिया। यह एक परेशान करने वाला विचार था।